स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो जिधर अपन डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एफआर की शानदार शानदार आरटीपी ऑफ जैन 26। कम से कम समय में येट मेंटेनिंग द डिटेलनेस सब कुछ आपको कराने का ट्राई करूंगा। ठीक है, एक ही बार में पूरे आरटीपी आप निपटाएंगे, एमसीक्यूज भी सारे कराऊंगा, जितने भी न्यू क्वेश्चन है वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा मैं बता दूं, ये जो भी मैं आरटीपी सॉल्व कराऊंगा ये मतलब एनोटेड वाली जो पीडीएफ है या सॉल्व वाली जो पीडीएफ है विद द बोर्ड नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यू कैन डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले अपन केस सिनेरियोस करेंगे। अब देखो जब मैं करवाऊंगा ना, मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको क्या फॉलो करना है, तो आप ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले केस सिनेरियो के अंदर क्या करते हैं, कभी भी केस स्टडी पहले मत पढ़ना, सबसे पहले आप एमसीक्यूज पढ़ना। ठीक है, तो पहले केस सिनेरियो के ऊपर इफ यू कैन सी देयर आर 5 एमसीक्यूज, हम फटाफट से एमसीक्यूज गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला बोलता है व्हाट वुड बी द लीस्ट टर्म, पहला एमसीक्यू लीस्ट टर्म के बारे में कि लीस्ट टर्म कितना होगा। दूसरा, एट व्हाट वैल्यू डज द लीज लाइबिलिटी बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली, आप लीज लाइबिलिटी को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, दूसरा एमसीक्यू इस बारे में। तीसरा, एट व्हाट वैल्यू राइट ऑफ यूज असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, चौथा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और पांचवा है एट व्हाट रेट डिफर्ड टैक्स बी कैलकुलेटेड फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो एक रफ आइडिया मिल गया भाई, लीज को लेकर है और कुछ डिफर्ड टैक्स को लेकर है, खत्म कहानी। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया आइडिया आ गया अभी अपने को। अब मैं फटाफट से एक बार केस नारो गो थ्रू कर लेता हूं। सबसे पहला, एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक्स लिमिटेड लेसी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई लिमिटेड टू लीज एन एंटायर फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो लीज टर्म 10 साल है, विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर 5 ईयर्स, आप चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब एक्सटेंशन वाला ऑप्शन कंसिडर तब करते हैं जब इट इज सर्टन कि हम एक्सटेंड करेंगे। एट द कमेंसमेंट डेट एक्स इज नॉट रीजनेबली सर्टन, नॉट रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज, तो रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है कि वो लीज एक्सटेंड करेगा, सिंपल। तो उस केस में आपका लीज टर्म कितना माना जाएगा, लीज टर्म विल बी 10 ईयर्स ओनली, रिन्यूअल पीरियड को आपको गिनने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। लीज पेमेंट्स आर 50,000 पर ईयर ड्यूरिंग द इनिशियल टर्म एंड 55 ड्यूरिंग द ऑप्शनल पीरियड, मतलब जो पहला 10 साल है उस समय आपका 50,000 पर एनम का लीज रेंट है, और जो ऑप्शनल पीरियड है मतलब एक्सटेंड करोगे ना 5 साल के लिए, अगर बाई चांस एक्सटेंड किया तो उस 5 साल में लीज रेंटल आपका 55,000 होगा। फिलहाल हम लीज टर्म में ये 5 साल को नहीं गिन रहे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं। As per the terms of the contract, lease payments are required to be paid at the beginning of each year। भाई कहानी में आ गया ट्विस्ट, लीज पेमेंट्स अपने को बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में भरना है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी वजह से अपन जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं वो वेरी करेगा। ओके, टू ऑब्टेन द लीज एक्स लिमिटेड इंकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमने इंकर किया 20,000 का, आउट ऑफ विच 15,000 रिलेट्स टू अ पेमेंट ऑफ फॉर्मर टेनेंट ऑक्यूपाइंग दैट फ्लोर एंड 5,000 रिलेट्स टू कमीशन पे टू द रियल एस्टेट एजेंट। तो बेसिकली अपन ने लीज के साथ साथ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर किया। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपके आरओयू का पार्ट बनता है। ठीक है, अच्छा आरटीपी कब करने का, जब आपको सब चीजें आती हो, मतलब आपने चैप्टर पढ़ रखा हो फिर आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो, ध्यान रखना, तो वो बेटर समझेगा आपको। तो अगर आपने इंडेस 116 पढ़ रखा है लीजेस, तो उसमें ऐसा होता है कि जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो आरओयू का पार्ट तो बनता है, लीज लायबिलिटी का पार्ट शायद नहीं बनेगा अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया, बिकॉज लीज लायबिलिटी में जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है वही आते हैं, बट ये 20,000 जो है ये आपके आरओयू का पार्ट बनेगा। उसमें 15,000 आप भरोगे टू अ पेमेंट टू अ फॉर्मर टेनेंट, पुराने टेनेंट को भरोगे, और 5,000 आप एजेंट को दोगे। ठीक है, एज एन इंसेंटिव टू एक्स लिमिटेड फॉर एंटरिंग इनटू द लीज, Y agrees to reimburse X Limited. There is an incentive also. So इंटेंसिव नहीं, इंसेंटिव से आपके लिए लीज सस्ती हो जाती है। तो आपका इंसेंटिव अगर आपको शुरुआत में मिल जाता है तो वो आरओयू से हम माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इंसेंटिव से हमको सस्ता पड़ता तो माइनस होएगा वो। वाई अग्रीज टू रियम्बर्स द एक्स द रियल एस्टेट कमीशन ऑफ 5,000। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%, कंसिडर डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 2 डेसिमल तक लेने का है। ठीक है, फिर डिफर्ड टैक्स वाला कुछ तो दिया हुआ है। एक काम करते हैं, हम पहले लीज वाला जो पढ़ा है, हमको इतना तो पता है कि लीज के ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज है, पहले हम लीज वाला एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला जो एमसीक्यू था वो था लीज टर्म को लेकर कि भाई लीज टर्म कितना है, तो हम बोलेंगे 10 साल है, बिकॉज रिन्यूअल पीरियड गिनने का जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। ये तो क्लियर है सर, 2 मार्क आ गए हमारे जेब में। आगे पूछता है व्हाट विल बी द लीज लाइबिलिटी, हम ये निकालने का ट्राई करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। ठीक है, अब लीज लाइबिलिटी आप कैसे निकालोगे, तो मैं यहां मदद लेता हूं थोड़ी सी। ईयर 1 2 3, अच्छा ईयर का बिगनिंग है, ईयर का बिगनिंग है, ध्यान रखना। 3 4 5 6 7 8 9 10,
अब आप कैश फ्लो जब लोगे तो यू विल टेक 50,000 ईच ईयर, ठीक है, आपके 10 साल तक 50,000 रहेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। अब क्योंकि आप बिगनिंग में भर रहे हो तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहेगा, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, इट विल कम टू 50,000। जब आप सेकेंड ईयर का लिख रहे हो तो सेकेंड ईयर का बिगनिंग मतलब फर्स्ट ईयर का एंड जैसा होता है, तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ 0.909 आएगा। बराबर जब आप थर्ड ईयर का लिख रहे हो, थर्ड ईयर का बिगनिंग मतलब सेकेंड ईयर का एंड, तो इट विल बी 0.826 के हिसाब से। इट विल गो ऑन एंड ऑन। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर दे देता हूं। अप्रोक्सीमेटली आपका लीज लाइबिलिटी का आंसर आएगा 327,500, ठीक है। ये आपका एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आएगा जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ध्यान रखना अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आप जब डे 1 पे जर्नल एंट्री मारोगे, सो व्हाट एंट्री यू विल पास, यू विल पास ROU टू लीज लाइबिलिटी, ठीक है। फिलहाल आप मान लो ये एंट्री पास करोगे 327,500, 327,500, सॉरी नॉट 327, इट विल कम टू 337,500, आई जस्ट फॉरगॉट, इट विल कम टू, मैं भी अमाउंट रट्टा मार के आया हूँ तो इट विल कम टू 337,500 के आसपास, ठीक है। तो मैं मार्क कर लेता हूँ 337,500 के आसपास, ठीक है। हाँ, अब होता क्या, आपको पूछा क्या लीज लाइबिलिटी का अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर 337,500 दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली। बट द पॉइंट इज, मैं बोलूँ जब लीज पेमेंट्स बिगनिंग में हो रहे तो एक पेमेंट तो तुरंत का तुरंत डे 1 पे ही हो जाता है, एक पेमेंट तुरंत डे 1 पे हो जाएगा, उसकी एंट्री रहेगी लीज लाइबिलिटी टू कैश बैंक। तो अब जब आप MCQ में सिलेक्ट करोगे तो आपका लीज लाइबिलिटी डे 1 पे आपने रिकॉर्ड किया 337,500, बट डे 1 पे ही एक कैश फ्लो का पेमेंट हो गया, एक लीज पेमेंट हो गया, बिकॉज बिगनिंग ऑफ द ईयर है। तो आपका नेट डे 1 पे लीज लाइबिलिटी अगर आप नेट देखोगे तो इट विल स्टे एट 287,500। तो अभी MCQ में कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन है, 287,500 भी है, 337,500 भी है। यू विल हैव टू सिलेक्ट 287,500। सर आप बोलोगे हमको कैसे मालूम पड़ेगा, सिखा के भेज रहा हूँ ना आप लोग को, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सो जब पूछे लीज लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, कि अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट हो रहा है तो फर्स्ट पेमेंट माइनस करने के बाद की लीज लाइबिलिटी लेना। हाँ, अगर ये ईयर एंड पे पेमेंट हो रहा होता तो मैं ये कंसिडर नहीं करता, फिर मैं यही लीज लाइबिलिटी कंसिडर करता, ठीक है। उसके अलावा पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ROU एसेट। तो ROU एसेट क्या होता है, अब ROU एसेट आपका रहेगा 337,500, एक तो ये रहेगा, प्लस जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वो आप ऐड करोगे। उसके अलावा जो भी लीज इंसेंटिव है वो आप यहां से माइनस करना। सर लीज इंसेंटिव का इंपैक्ट कैश फ्लोस पे नहीं आएगा, लीज इंसेंटिव का इंपैक्ट कैश फ्लोस पे तब आता, यहां तब आता जब लीज इंसेंटिव साल के किधर बीच में मिल रही होती, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, यहाँ फर्स्ट डे पे मिलता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ ROU के अंदर आता है। सो व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस, सो इट विल बी 337,500 प्लस 20 माइनस 5, इट विल गिव मी 352,500। सो C वाला शुड बी योर आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। उसके बाद पूछता अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ROU को आप ओवर द लाइफ डेप्रिशिएट करोगे, सो इट विल बी 352,500 डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स का लीज टर्म, तो एक जीरो काट देना, आपको मिलेगा 35,250। वाह सर मजा आ गया। अगला MCQ डिफर्ड टैक्स को लेकर है, पहले डिफर्ड टैक्स वाला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, बट आई होप आपको लीज वाला पार्ट ये समझा है, ठीक है। चलो अब आते हैं ये वाले पार्ट को लेकर, क्या बोलता है सुनना। एक्स लिमिटेड एज डिफर्ड टैक्स असेट रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 12, कुछ तो डिफर्ड टैक्स असेट है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेज, अपने को पता है टैक्स लॉस पर डिफर्ड टैक्स असेट बनता है। द इनकम टैक्स रेट यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफर्ड टैक्स वाज 40%, व्हिच वाज द करंट रेट एप्लीकेबल एट द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे रेट 40% चल रहा था, हमने 40% ले लिया। अब बोलता है न्यू गवर्नमेंट केम टू पावर ऑन 1 अप्रैल, साल खत्म होने के बाद अगले साल के फर्स्ट डे पे नया गवर्नमेंट आया और नए गवर्नमेंट ने 17 अप्रैल को टैक्स चेंज कर दिया 33%। अब हुआ क्या सुनना, अगर आप देखोगे आपका ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 12, यहां रेट 40% था, फिर यहां 17 अप्रैल को रेट हो गई 33%। अब एक चीज तो पता है कि जो डिफर्ड टैक्स है वो फ्यूचर के रेट पे क्रिएट होता है, बट फ्यूचर का रेट कब कंसिडर करने का, जब वो करंट ईयर में अवेलेबल हो, ठीक है। तो अब करंट ईयर में अगर आप देखोगे तो रेट 40% थी, जो भी रेट चेंज होकर 33 हुआ है वो नेक्स्ट ईयर हुआ है, ठीक है। तो ये साल के हिसाब से आपका डिफर्ड टैक्स 40% पे ही बनेगा। लेकिन सर हम तो फ्यूचर की रेट लेते, फ्यूचर की रेट तभी लेते जब वो करंट ईयर में अवेलेबल हो। दिस 33% वाज नॉट अनाउंस्ड बिफोर 31 मार्च, अगर 31 मार्च के पहले अनाउंस हो जाता तो हम उसको कंसिडर करते, पहली चीज। सेकंड चीज, आपके मन में सवाल आएगा सर इधर इंडेस 10 हम नहीं डाल सकते, इंडेस 10 के हिसाब से एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसको आप एडजस्टिंग इवेंट मान लो ना सर,
एडजस्टिंग इवेंट कब मानते हैं? जब इसकी कोई भी कंडीशन साल खत्म होने के पहले एग्जिस्ट कर रही थी। रेट चेंज की कोई भी कंडीशन साल खत्म होने के पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कुछ बताया नहीं उसके बारे में, तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आई नो आपके मन में क्या आ सकता है, इसलिए मैं हर एंगल से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर 40% होना चाहिए, ओके। तो ये 40% ए आपका आंसर होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पक्का समझा ये वाला? दिस वाज केस सिनेरियो नंबर 1। केस सिनेरियो नंबर 2 फटाफट से पढ़ना मेरे साथ, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल केस सिनेरियो। आप पहले वही अपना ट्रेंड फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? पहले एमसीक्यूज रीड करेंगे। आओ मुन्ना आओ। सबसे पहले बोलता है व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू की बातें हो रही है, आपका फेवरेट इंडेक्स आ रहा है 115 सर, ठीक है। आगे व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो कुछ एक्सटेंशन वगैरह हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, उसका ट्रीटमेंट पूछता है, ठीक है। फिर रिमेनिंग टोटल रेवेन्यू पूछता है फॉर द 5 ईयर्स, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन ईयर 2, और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। करेक्ट इनकरेक्ट की बात कर रहा है, ये इंडेक्स 24 के रिगार्डिंग है। मतलब एक चीज तो क्लियर है, एक एमसीक्यू रिलेटेड पार्टी का है और बाकी सारे एमसीक्यूज 115 के, ठीक है। अब फटाफट से हम केस सिनेरियो पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है सुनना। ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड 1000 आवर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉल सेंटर ऑपरेटर टाइम। कॉल सेंटर सर्विसेज देने वाले हैं किसी को, तो हम उसके लिए कितना चार्ज करेंगे? 6 लाख रुपया चार्ज करेंगे, विच इज 2 लाख पर ईयर, मतलब 3 साल की सर्विस है, ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूँ इधर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख चार्ज होने वाला है। द स्टैंडअलोन प्राइस एट द इंसेप्शन, स्टैंडअलोन प्राइस ही चार्ज हो रही है, ठीक है। तो आप इसको डिस्टिंक्ट सर्विस भी मान सकते हो, मतलब 3 अलग अलग सर्विस मान सकते हो या एक सिंगल सर्विस भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 years। फर्स्ट ईयर के एंड पे तुम्हारा काम पसंद आया तो बोला 3 साल के लिए और एक्सटेंड करेंगे। 3 साल के लिए जो एक्सटेंड किया उसके लिए चार्ज कितना करेंगे? 6,60,000 चार्ज करेंगे। अब वो 660 चार्ज कैसे करेंगे उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। बोलता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस द फी फॉर द फर्स्ट ईयर इज रिड्यूस्ड बाय 90,000 बिकॉज ऑफ हाईली डिफेक्टिव सर्विस। बोलता है सर्विस आपने इतनी घटिया दी है कि जो पहले साल का आपका 2 लाख बनता है वो 2 लाख नहीं देंगे, उसमें से 90,000 डिडक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन रहेगा, सर्विस खराब है तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, सिंपल। मान लो अभी मैंने आपको एफआर अच्छा नहीं पढ़ा है, आप क्या बोलोगे? सर हल्की सी फीस रिफंड दे दो, मेरे को पैसा नहीं मिला है, मेरे से मत रिफंड मांगना। एनीवेज, तो 2 लाख में से 90,000 हो जाएगा रिफंड, ठीक है। तो नेट नेट आपका फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू 1.1 लाख ही बचेगा। एनीवेज, उसके बाद बोलता था कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 years फॉर रुपीज 7,50,000, 2,50,000 पर ईयर। अब सर दोगलाबंदी दिखेगी आपको, आप बोलोगे सर इन्होंने तो बोला था 3 साल एक्सटेंड करने का, 6,60,000 चार्ज किया है, अब यहाँ नीचे बोलते 7,50,000 चार्ज किया है। आप पॉइंट को समझो, नेट नेट में अगले 3 साल का 660 चार्ज किया है, वो भी 660 कैसे आया? एक्चुअली जो 3 साल की सर्विस एक्सटेंड की उसका चार्ज 750 किया है, बट मैं बोलूँ फर्स्ट ईयर के रेवेन्यू में से 90,000 का डिडक्शन भी होने वाला है, तो ये नेट करके 6.6 लाख चार्ज किया है। इसलिए उन्होंने बोला था कि हम 660 चार्ज करने वाले हैं ईयर नंबर 4, 5, 6 का, जो 3 साल आगे एक्सटेंड किया है। एज फॉलोज, हम ऐसे चार्ज करेंगे कि वो उन 3 साल का एक्चुअली बनता 750 है, बट हम 90,000 का डिडक्शन भी तो ले रहे हैं, तो उस हिसाब से वो नेट करके 6,60,000 आ जाता है। एनीवे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक और बात देखना, व्हेन द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस इज 2,30,000, तो सामने वाले कंपनी को हम चार्ज कितना कर रहे हैं? मान लो हम रेवेन्यू अर्निंग पार्टी है, तो हाउ मच वी आर चार्जिंग? एसएस स्टैंडअलोन प्राइस के साथ चार्ज नहीं कर रहे हम लोग, बिकॉज एसएसपी के हिसाब से देखोगे तो अमाउंट कुछ और आता है। वी आर चार्जिंग 7,50,000 और हम ऑफकोर्स 90 का डिडक्शन ले रहे हैं, तो नेट नेट में वी आर चार्जिंग 6,60,000, मतलब हम स्टैंडअलोन प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछता है ईयर 1 का रेवेन्यू क्या होगा? सिंपल है, 2 लाख था उसमें से 90 का डिडक्शन है, तो ईयर 1 का रेवेन्यू 1.1 लाख रहेगा। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ सकता है, सर 90 का जो डिडक्शन हुआ है वो तीनों में बांटो ना। अबे तीनों में क्यों बांटोगे? जब सर्विस तुम्हारी ईयर 1 की खराब थी तो ईयर 1 के रेवेन्यू से एडजस्ट करना भाई, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा 1.1 लाख रहेगा। दूसरा, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड। अब बोलता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड किया ना अपने 3 साल से, मतलब ये ईयर 4, ईयर 5 और ईयर 6, ये 3 साल से एक्सटेंड किया है। अब इसको कैसा माने? अगर 115 का प्रोविजन ज्यादा है तो उसमें ऐसा था, 3 ऑप्शन हो सकता है। अगर नया सर्विस आया है और स्टैंडअलोन प्राइस चार्ज हुआ है, मॉडिफिकेशन को अलग कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, पहला, ये वो वाला केस नहीं है। दूसरा होता था अगर नया सर्विस ऐड हुआ है, मतलब आपने एक्स्ट्रा सर्विस ऐड किया है बट प्राइस स्टैंडअलोन नहीं है, आपने एक्स्ट्रा सर्विस डिस्टिंक्ट सर्विस ऐड किया है। सर डिस्टिंक्ट सर्विस कहाँ ऐड किया है? पहले भी कॉल सेंटर की सर्विस थी, अभी भी कॉल सेंटर की सर्विस है, अरे बट हर साल की सर्विस इज अ डिफरेंट सर्विस, बराबर। तो ये जो आपने डिस्टिंक्ट सर्विस ऐड किया है, नया सर्विस ऐड किया एक तरीके से, बट प्राइस स्टैंडअलोन नहीं है, ऐसे केस में हम इसको प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करते थे। प्रोस्पेक्टिवली मतलब पुराना जो हो गया वो हो गया, पुराने वाले का जो पेंडिंग पोर्शन है और जो नया वाला पार्ट है,
इसको मर्ज करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे नया, मतलब पुराने वाले रेवेन्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं करने का, पुराना जो बुक हो चुका वो हो चुका। ये सेकंड ऑप्शन है, ये एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है। एक और तीसरा ऑप्शन होता है मॉडिफिकेशन में, जहां हम क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। वैसा कब करते हैं? जब पहले और दूसरे केस में वो फॉल नहीं करता है, मतलब मान लो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ही है, बस आपने ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज कर रखा है, तो वो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में आता है। यहाँ वो वैसा नहीं करना है, ध्यान रखना। तो यू विल अकाउंट फॉर इट प्रोस्पेक्टिवली। अगेन आई रिपीट वाई, बिकॉज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस आर एडेड बट द प्राइस इज नॉट स्टैंड अलोन। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला वाला ही है। उसमें देखो क्या बोलता है, मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली बाय एलोकेटिंग रिमेनिंग रेवेन्यू इक्वली फॉर दी 5 years। सिंपल यही है। 5 साल कैसे आया सर? मैंने क्या बोला, जब प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करते हो तो पेंडिंग वाले पुराने कॉन्ट्रैक्ट का जो पेंडिंग पोर्शन है वो देखना, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है उसका देखना, तो वो 5 साल होता है ऐसा। तो ये फर्स्ट वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ रहा हूँ, फिर बोलता है व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू रिमेनिंग कितना है निकालने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूँ, फटाफट से ध्यान, आप चाहिए तो लिख लेना मेरे साथ। दो तरीके कैसे? एक तरीका तो ये, आप पहले लिखो 6 लाख तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू प्लस 7.5 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू। अब इसमें आप दो चीज़ माइनस कर लो, एक तो जो 90,000 का डिडक्शन है वो, और एक जो रेवेन्यू आपने फर्स्ट ईयर में बुक कर लिया है वो। या तो ये तरीका है, ठीक है, या फिर एक और तरीका है, आप बोलो सर 6 लाख था, नए वाले कॉन्ट्रैक्ट का नेट में मिला जुलू के, नए वाले कॉन्ट्रैक्ट का नेट में मिला जुलू के 660 चार्ज किया गया, तो आप बोल दो प्लस 6,60,000 माइनस ऑलरेडी कितना बुक कर लिया है 1.1 लाख, ईयर 1 में ऑलरेडी बुक कर लिया था, तो आपका दोनों से आंसर 11,50,000 ही आने वाला है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ क्या किया, अगर किसी को भी क्वेरी तो ध्यान से सुनना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू प्लस नए कॉन्ट्रैक्ट का नेट रेवेन्यू जो भी है माइनस जो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है वो। यहाँ भी सेम किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू प्लस नेट में जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू वो माइनस जो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है। ये आपके जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करना, उसका टोटल रेवेन्यू बन जाता है फॉर द रिमेनिंग 5 years। उसके बाद अच्छा मैं अगेन बता दूं, 115 पढ़ा रहेगा तो मेरी बातें समझ में आएगी, वरना ऐसा टक टक ऊपर से निकलेगा सीधा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 2। अब ईयर 2 का रेवेन्यू विल नो लॉन्गर बी 2 lakhs। आप ये नहीं बोल सकते ईयर 2 का 2 lakhs है। अब आपको कैसा करना है, जो भी आपका रिमेनिंग टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था इट वॉज 11,50,000, और रिमेनिंग टेन्योर आपका कितना था 5 years। ऐसे करोगे तो आपको आंसर आएगा 2,30,000 पर एनम। आप ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 आप ऐसा बुक करोगे 230, 230, 230 ऐसा करके बुक करना, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़िया था, अच्छा था प्रैक्टिस के लिए। एक और स्टेटमेंट था, केस सिनेरियो में पढ़ लो। फर्दर गवर्नमेंट जी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एल, एल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ए एंड कंट्रोल्स के लिमिटेड। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, एक है गवर्नमेंट जी बराबर, जी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एल के ऊपर। ठीक है, एल हैज इन्फ्लुएंस ओवर ए एंड कंट्रोल्स के, मतलब एल के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर ए एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल है के ऊपर। ऑल एंटिटीज हैव ट्रांजैक्शंस विथ ईच अदर, सबका आपस में गुलू गुलू चल रहा है। अब जब गवर्नमेंट कंपनी इन्वॉल्व होती है ना, तो एक चीज है, अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के साथ है यू हैव एन एग्जेम्पशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, बट अगर आपका आपस में ट्रांजैक्शन है जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो आपको डिस्क्लोजर से कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। अब आप एमसीक्यू पढ़ना, बोलता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए लिमिटेड एंड के लिमिटेड एंड बिटवीन ए लिमिटेड एंड एल लिमिटेड अंडर इंडेक्स 24। बोलता है ट्रांजैक्शंस बिटवीन बोथ ए एंड एन के आर नॉट डिस्क्लोजेबल। रॉन्ग आंसर। मैंने क्या बोला, जहां ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी सिर्फ वो डिस्क्लोज नहीं करोगे, बाकी सारे ट्रांजैक्शन जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है वहां डिस्क्लोज करोगे। आप बोलोगे सर रिलेशनशिप में तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, रिलेशनशिप में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वो ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं जी और एल का ट्रांजैक्शन है, यहां आपको एग्जाम्पशन डिस्क्लोजर को लेकर, बट अगर एल और ए का है या एल और के का है या ए और के का है, यहां कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इनके आपस में इन तीनों के बीच में कुछ हुआ ना ट्रांजैक्शन, नो डिस्क्लोजर, नो एग्जेम्पशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। कभी कभी एमसीक्यू में घुमाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, ऐसा भी देखना, यहाँ ऐसा नहीं है, पूछता है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछा है। फिर पूछता है ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड एल आर नॉट डिस्क्लोजेबल, ये भी गलत है, डिस्क्लोज तो करना ही है। ए एंड ए आर डिस्क्लोजेबल बट ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड क्या, गलत है ये भी। ट्रांजैक्शन बिटवीन बोथ ए एंड एल एंड ए एंड के आर डिस्क्लोजेबल। मैंने क्या बोला, जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है आपको सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा डिस्क्लोज। यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर इसमें।
अच्छा है ये वाला पार्ट। तो दिस कंप्लीट्स योर केस सिनेरियोज वाला पार्ट ऑफ द आरटीपी। आई होप तुमको समझ में आता है, ठीक है। अभी अपन तुरंत तुरंत बढ़ेंगे किसके तरफ, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की तरफ। मैं बता दूं डिस्क्रिप्टिव में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अपन पूरे कवर करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है 102 का, इसको आप प्लीज एलडीआर मार्क कर देना, ठीक है। अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो मेरे को पता नहीं इन लोगों को शेयर बेस्ड पेमेंट से अलग ही प्यार हुआ पड़ा है ना। हर बार इसके कुछ नए नए क्वेश्चन, नए नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जो है एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तुम्हारे मॉड्यूल में, बट नया बना के पूछते हैं, मजा आता है इन लोगों को, ठीक है। अच्छा है एग्जाम में स्टंट नहीं मार रहे डायरेक्टली, पहले आरटीपी में स्टंट मार के फिर एग्जाम में पूछो तो बेटर ही है। एनीवेज पढ़ लेते क्या बोलते हैं। एच लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी एंड एज अ सब्सिडरी एस लिमिटेड, ठीक है। तो एच और एस है, वेरी गुड। एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर अनलिस्टेड एंटिटीज, दोनों अनलिस्टेड है। फॉलोइंग अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ईसॉप स्कीम टू प्लेस बिटवीन देम, ठीक है। वो जगह छोड़ रखा था मैंने सॉल्व करने के लिए, बट वो बाद में मेरे ख्याल से नीचे सॉल्व करेंगे उसको। अब क्या बोलता है सुनना। ओरिजिनल ईसॉप स्कीम बाय एच लिमिटेड, ओरिजिनल स्कीम क्या थी अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एच लिमिटेड ग्रांटेड 1500 ऑप्शंस in its own shares to its employees as well as S लिमिटेड एम्प्लॉयज। आपको पता है कभी कभी पेरेंट सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को शेयर्स देता है, ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान वैसा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, पेरेंट एक प्लान अनाउंस करता है 1500 ऑप्शंस का, उसमें खुद के एम्प्लॉय को भी देगा शेयर्स और सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को भी देगा शेयर्स, ठीक है। अब वो बोला है इसमें से 1000 टू एच लिमिटेड एम्प्लॉयज एंड 500 टू एस लिमिटेड एम्प्लॉयज। 1500 जो ऑप्शंस है उसमें से 1000 एच के एम्प्लॉयज को जाएगा और 500 एस के एम्प्लॉयज को जाएगा, ठीक है सर। विद अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹15 पर ऑप्शन, कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। तो वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3 ईयर्स है, सिंपल सी बात है। एच लिमिटेड विल सेटल इन इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, मतलब ये इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ऑल ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, एच डजंट रिचार्ज टू एस फॉर ईसॉप एक्सपेंसेस। जैसे 102 में क्वेश्चन भी था जहां कभी कभी एच सब्सिडरी के एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहा है और एस कैश पेमेंट कर देता है एच को, तो बोलता है ऐसा कोई हम रीएम्बर्समेंट वगैरह नहीं ले रहे, ठीक है। अगर किसी को नहीं याद तो जब 102 पढ़ेगा तो ये मेरी बोली हुई बात याद आ जाएगी। एनीवेज फिलहाल तो क्वेश्चन सिंपल है, फिलहाल कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, नहीं सर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, ठीक है। न्यू ईसॉप स्कीम बाय एस लिमिटेड, एच एंड एस आर अनलिस्टेड एंटिटीज, हाउएवर एट द एंड ऑफ ईयर 1 S gets listed. At the beginning of year 2, S offers 1500 options to its own shares to H Limited employees and its own employees. सेकेंड ईयर के फर्स्ट डे पे काया पलट हो गई। काया पलट क्या हो गई, वो पहले क्या हो रहा था, होल्डिंग कंपनी वाज सपोज टू गिव शेयर्स टू सब्सिडरी, नाउ सब्सिडरी विल गिव शेयर्स टू दी होल्डिंग कंपनी। पहले ओबामा कहता था तुम क्या हो बे, आज हम कहते हैं तुम क्या समझ गया ना, वो कौन सा मीम कुछ तो है ना, वैसा ही है ये। पहले पेरेंट ने बोला सब्सिडरी को हम देंगे तुमको शेयर्स, अब सब्सिडरी बोलता है तुम रहने दो हम देते हैं शेयर्स। देखो पढ़ लेते पूरा फिर सॉल्व करेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 एस लिमिटेड ऑफर्स 1500 ऑप्शंस इन इट्स ओन शेयर्स टू एच लिमिटेड्स एम्प्लॉयज एंड इट्स ओन एम्प्लॉयज, ठीक है। 1000 to H limited employees and 500 to own employees. Conditional upon H and S employees सरेंडरिंग देयर राइट ओवर द पेरेंट ईसॉप। बोलता है ये सब्सिडरी का ईसॉप तब पिक्चर में आएगा जब पेरेंट का ईसॉप कैंसिल करोगे, मतलब पुराना वाला पेरेंट का जो ईसॉप है वो कैंसिल करने का और नया वाला ईसॉप लेके जाने का, ठीक है। आगे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इज सेम एज एच लिमिटेड ईसॉप स्कीम, दैट इज कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ द रिमेनिंग 2 ईयर्स। क्योंकि ये ईयर 2 के बिगिनिंग में हो रहा है तो रिमेनिंग 2 साल की वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करनी पड़ेगी। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंक्रीमेंटल, मतलब पुराना फेयर वैल्यू तो रहेगा, ये इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है 6 रुपया। मतलब वैसे देखा जाए तो यहाँ फेयर वैल्यू इज नॉट 6, इट इज पुराना वाला 15 प्लस 6 दैट इज 21, क्योंकि इंक्रीमेंटल वर्ड यूज किया है। फिर बोलते हैं ऑल ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ऑल एच एंड एस एम्प्लॉयज हैव ऑप्टेड फॉर द न्यू स्कीम। मतलब सारे एम्प्लॉयज ने बोला ईयर 2 के बिगनिंग में कि पेरेंट वाले में हमको मजा नहीं आ रहा, सब्सिडी वाला स्कीम ऑप्ट करेंगे भाई साहब, ठीक है। मतलब स्कीम ही चेंज हो गई ईयर 1 के एंड पे, सॉरी ईयर 2 के बिगनिंग में। मजा आएगा सुनना। रिक्वायर्ड analyze the above arrangements from the perspective of CFS and individual financial statements of both parent and subsidiary। CFS और individual point of view से पहले करना है analyze। जब क्वेश्चन में analyze बोलता है ना, मतलब ज्ञान देकर आना पड़ेगा, ठीक है। आगे ज्ञान अपने ओन वर्ड्स में जितना लिमिटेड है उतना। आगे also show accounting treatment of the above arrangements in the consolidated financial statements and individual financial statements of both parent and subsidiary। जब पूछता ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाओ,
इसका मतलब होता है एंट्रीज मार के दिखा दो जो भी है, ठीक है। पहले मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह पे फोकस करूंगा, उसके बाद जो भी थियोरेटिकल पार्ट है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख कर ही समझा पाऊंगा, डिस्कस करूंगा तो मजा नहीं आएगा तुमको, ठीक है। तो आप लोग को भी सजेस्टेड है, आप मेरे साथ लिख के करोगे तो आपको बेटर समझ आएगा, सिर्फ मुझे देखते हुए चलोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो हम सबसे पहले, आप पूरे पेज को 3 पार्ट में बांट दो, अपने को अकाउंटिंग करनी है। मैं सेकंड वाला पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बोल दूंगा रेफर आरटीपी थियरी, वो मैं उसमें मार्क करा दूंगा आपको। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अपन साइड बाय साइड ही कर लेंगे। सबसे पहले अपन एच लिमिटेड, जो पेरेंट का एसएफएस है उसमें अकाउंटिंग क्या होगी वो दिखाएंगे। उसके बाद मैं बता दूंगा एस लिमिटेड, जो सब्सिडरी है, इसके एसएफएस में क्या अकाउंटिंग होगी वो दिखा देंगे। और फिर सीएफएस, ठीक है। सीएफएस का अकाउंटिंग बड़ा सिंपल है, वहां झमेला ही नहीं है। मेन सब्सिडरी और पेरेंट के इंडिविजुअल का अकाउंटिंग सीखेंगे अपन इधर, ठीक है। चलो मैंने ऐसे कुछ कॉलम्स बना लिए, आप भी बना के रख लेना। अब है ना, सबसे पहले आप जब ईयर 1 में खड़े हो तो ईयर 1 में तो ओरिजिनली पेरेंट ने हेल्प करने का प्रॉमिस किया था ना, पेरेंट ने बोला था कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ और सब्सिडरी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दूंगा। तो आप पहले ओल्ड वाली स्कीम का अकाउंटिंग करना, क्योंकि न्यू स्कीम तो आई ही ईयर 2 के बिगनिंग में। तो ईयर 1 में तो ओल्ड स्कीम ही थी, ओरिजिनल स्कीम थी, पहले इसकी अकाउंटिंग करना सीखना आप, ठीक है। चलो साथ में करेंगे फटाफट से, प्लीज कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखना ईयर 1 के एंड पे, ठीक है। आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, देखो जो शेयर्स देने वाला है वो एसबीपी रिजर्व बुक करेगा, ठीक है। तो एसबीपी रिजर्व कौन बुक करेगा? एसबीपी रिजर्व पेरेंट बुक करेगा, बिकॉज पेरेंट इज सपोज टू गिव द शेयर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पेरेंट सिर्फ सब्सिडरी के एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं दे रहा, पेरेंट खुद के एम्प्लॉय को भी शेयर्स दे रहा है। तो नाउ कम्स द क्रूशियल पार्ट, शांति से सुनना, मैं आपको बाद में रिवाइज भी करवाऊंगा। पेरेंट जब खुद के एम्प्लॉयज को शेयर्स देगा तो वो बोलेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। पेरेंट जो सब्सिडरी के एम्प्लॉय को शेयर्स देने वाला है वो सब्सिडरी की मदद कर रहा है। जब पेरेंट सब्सिडरी की मदद करता है तो पेरेंट बोलता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ठीक है। अब खर्चा कैसे बुक करेंगे देखना, खुद के एम्प्लॉय को जो शेयर्स देने वाला था वो मैं ब्रैकेट में करके दिखा रहा हूं, 1000 ऑप्शंस खुद के एम्प्लॉयज के लिए थे, इनटू फेयर वैल्यू 15 थी, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, तो 1/3 कर देना। सो द अमाउंट विल बी 5000। जो सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को अपने को शेयर देने का था वो था 500, फेयर वैल्यू 15 था, इंटू 1/3 विच विल कम टू 2500। टोटल एसबीपी रिजर्व विल बी 7500। ये समझा सिंपल। जो खुद के एम्प्लॉयज को देने वाला है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बनेगा, और जो किसी और के लिए मदद कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बनेगा। नाउ कम सब्सिडरी का पार्ट। सब्सिडरी के लिए, सब्सिडरी के एसएफएस में उनके एम्प्लॉय को शेयर्स मिलने वाला है, तो सब्सिडरी बोलेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, शेयर सब्सिडरी देने वाला है क्या? फिलहाल नहीं, तो सब्सिडरी बोलेगा टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सिंपल। अब इसका अमाउंट क्या रहेगा? सब्सिडरी बस ये देखेगा मेरे एम्प्लॉय को शेयर्स कितने मिल रहे हैं, तो इसका अमाउंट विल बी सिंपल 500 इंटू 15 इंटू 1/3, 2500। फिलहाल के लिए एसएफएस में क्या होना चाहिए वो मत देखना, एसएफएस सॉरी सीएफएस में क्या होना चाहिए वो मत देखना, सीएफएस की बात लास्ट में करेंगे। मैं वापस रिपीट कर दूं अगर आपको नहीं समझा हमने क्या किया। पहले पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट एक तो खुद के एम्प्लॉय को दे रहा है शेयर्स और एक सब्सिडरी को दे रहा है शेयर्स। जो खुद के एम्प्लॉय को दे रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो सब्सिडरी को दे रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, टोटल मिला के एसबीपी रिजर्व। दूसरा एस लिमिटेड। अब एस के एसएफएस में एस को नहीं फर्क पड़ता कि पेरेंट को कितने शेयर्स मिलने वाले, ऐसे देखेगा मेरे एम्प्लॉय को कितने शेयर्स मिलेंगे, तो मेरे एम्प्लॉय को इतने शेयर्स मिलेंगे, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और क्योंकि सब्सिडरी शेयर्स देने वाला नहीं है तो उसके बिहाफ पे पेरेंट देगा, तो पेरेंट से वो हेल्प ले रहा है तो बोलेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आई होप तुम लोग को यहां तक क्लियर है, मैं इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता भाई, ठीक है। चलो अब आएंगे ईयर 2 में, तो मैं ईयर 1 तो क्लोज कर लेता हूं, चलो जितने मार्क का था 2 मार्क तो आ गया ठीक है। अब ईयर 2 में आते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा ईयर 2 में देयर इज चेंज ऑफ एसबीपी प्लान, एक तरीके से अपना मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया है। अब मॉडिफिकेशन है, नॉर्मल मॉडिफिकेशन नहीं है जो अपन 102 में पढ़ते हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल मॉडिफिकेशन की रीप्राइसिंग वगैरह की है, वो मॉडिफिकेशन नहीं है ये। इस मॉडिफिकेशन के तहत हमने जिसको ओरिजिनली शेयर्स देने थे वो पार्टी बदल दी। पहले पेरेंट वाज सपोज टू गिव द शेयर्स, तो पेरेंट ने एसबीपी रिजर्व बुक किया था। अब शेयर्स पेरेंट देगा ही नहीं, अब शेयर्स कौन देगा? सब्सिडरी।
तो अब अकाउंटिंग कैसे करें? नाउ दिस इज क्रूशियल। इधर हाँ, अपने को देखना है ये चेंज कब हो रहा है। सबसे पहले अपने को ये देखना है, आओ क्वेश्चन पढ़ेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 एस लिमिटेड ऑफर्स 1500 ऑप्शंस इन इट्स ओन शेयर्स। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 में चेंज हो रहा है। अब शेयर इशुइंग पार्टी पेरेंट के बदले बन जाएगी सब्सिडरी। अब मैं अकाउंटिंग कैसे करूं? मैं आपको है ना अकाउंटिंग लिखाऊंगा भी और बार बार समझाऊंगा भी, सुनना। पहले मैं बिगनिंग में कर रहा हूं। मैं बिगनिंग में कोई खर्चा बुक करने का एंट्री नहीं मार रहा हूं। मैं सिर्फ ये जो शेयर इशुइंग पार्टी शिफ्ट हो गई है, पहले पेरेंट वाज सपोज टू गिव शेयर, नाउ सब्सिडरी विल गिव शेयर, ये शिफ्टिंग का बस एंट्री मारो बिगनिंग में। ठीक है, अब एंट्री कैसे मारेंगे सुनना। मुझे बताओ, क्या पेरेंट अभी सब्सिडरी की मदद कर रहा है क्या? नहीं, अभी तो उल्टा है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, क्या पेरेंट शेयर इशू करने वाला है क्या? नहीं, अभी तो सब्सिडरी शेयर इशू करेगा। तो ये एसबीपी रिजर्व भी रिवर्स हो जाएगा वापस से। तो मैं लिख के दिखाता हूं, ये एसबीपी रिजर्व उल्टा करो। मैं बोलूंगा एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी भुगता पूरा उल्टा करो। क्यों? पेरेंट को शेयर देना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप बोल रहे थे मैं सब्सिडरी की मदद करने वाला हूं, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, अब उल्टा होने वाला है। अब सब्सिडरी पेरेंट की मदद करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इज नो मोर रेलिवेंट। तो आप उसको रिवर्स करोगे, टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2500। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। हाउ विल दिस डिफरेंस बी रिकॉर्डेड? आपको एक चैप्टर याद रहा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हम वहाँ एक केस करते हैं कि जब पेरेंट सब्सिडरी की हेल्प करता है तो पेरेंट बोलता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी बोलता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बट जब उल्टा होता है, जब सब्सिडरी पेरेंट की मदद करता है तो सब्सिडरी बोलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और पेरेंट बोलता है डिविडेंड इनकम। क्या बोलता है? सब्सिडरी बोलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, पेरेंट बोलता है डिविडेंड इनकम। यहाँ सेम है। जब 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 एक्चुअली डिफरेंस इधर आएगा। हाँ, जब 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 सब्सिडरी पेरेंट की मदद कर रहा है तो पेरेंट क्या बोलता है? डिविडेंड इनकम। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, दिस विल बी ट्रांसफर टू डिविडेंड इनकम। मैं लिख दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, हेल्प फ्रॉम सब्सिडरी। तो जब सब्सिडरी पेरेंट की मदद करता है तो पेरेंट रिकॉर्ड्स लाइक अ डिविडेंड इनकम। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सर, हम लोग यहाँ कोई इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे क्या? सुनो मेरी बात, हम ईयर 2 के बिगनिंग में खड़े हैं। हम ये जो चेंज ऑफ प्लान हुआ ना, उसकी एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे ना, थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, बट अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे, देखो सुनो, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी गेट्स कैंसल्ड, एसबीपी रिजर्व गेट्स कैंसल्ड। बचा क्या है? आप एंट्री देखो, बचा हुआ दिखेगा आपको, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू डिविडेंड इनकम। एकदम करेक्ट एंट्री है। क्यों? पेरेंट के एम्प्लॉयज को शेयर्स मिलेगा, इसलिए पेरेंट ने इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक किया। सेकंड, पेरेंट खुद शेयर देने वाला नहीं है, किसी से मदद लेने वाला है, तो वो डिविडेंड इनकम बुक किया। वापस से देखो, अभी कितना डेप्थ में चले गए अपन। ये जो हट गया वो हट गया, कैंसिल ऑफ हो गया। बराबर नेट एंट्री क्या बचती है? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पेरेंट के एम्प्लॉयज को शेयर्स मिलेंगे, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उतना बुक करेगा। दूसरा, पेरेंट खुद शेयर देगा नहीं, अब सब्सिडी से मदद ले रहा है, तो इसलिए डिविडेंड इनकम बुक किया। तो ईयर 2 के बिगनिंग की एंट्री बड़ी सिंपल है। जो एसबीपी रिजर्व था उल्टा किया, इन्वेस्टमेंट को उल्टा किया और डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड किया। अब सेम आप सब्सिडरी के लिए चाहिए तो खुद ट्राई करना। सबसे पहले, अब देयर इज नो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला हिस्सा हटाओ। तो मैं क्या बोलता हूं सुनो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन डेबिट 2500, पहली चीज। दूसरा, ये जो पेरेंट ने डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड किया है वो हेल्प सब्सिडरी ने किया है ना, तो सब्सिडरी इसको बोलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सब्सिडरी के लिए इट इज लाइक अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, पेरेंट के लिए इट इज लाइक अ डिविडेंड इनकम। कितना? 5000। जितना वो पेरेंट की हेल्प कर रहा है उतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी वो बुक करेगा टू एसबीपी रिजर्व। सर वाई इट इज बुकिंग एसबीपी रिजर्व? देखो सिंपल सी बात है, अब जिसको शेयर देना है उसके बुक्स में रिजर्व दिखना चाहिए ना, क्योंकि शेयर सब्सिडरी को देना है, अभी सब्सिडरी के बुक्स में रिजर्व दिखना चाहिए। नाउ इफ यू ट्राई टू नेट दिस एंट्री ऑफ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हटा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हटा, देखो एंट्री कितनी सही है। सब्सिडरी के एम्प्लॉय को जितना शेयर मिलेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सब्सिडरी जितनी पेरेंट की मदद करेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बिकॉज सब्सिडरी को शेयर देना है, एसबीपी रिजर्व। भाई लॉजिक बैठ गया। अब अगर इतना बताने के बाद भी लॉजिक नहीं बैठे ना, तो याद कर लेना, सिंपल। ठीक है, चलो। तो ये ईयर 2 में मैंने कोई एक्स्ट्रा खर्चा बुक नहीं किया, ईयर 2 के बिगनिंग में बस मैंने चेंज की एंट्री मारी है। खर्चा तो ईयर 2 के एंड पे बुक होएगा ना। अब कहानी बड़ी सिंपल है, ईयर 2 के एंड पे अब खर्चा कैसे बुक करना देख लो। आई होप तुम लोग ईयर 2 के बिगनिंग तक क्लियर हो। अब ईयर 2 का एंड बड़ा सिंपल है।
पेरेंट क्या एंट्री मारेगा, पेरेंट बोलेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अब पेरेंट को शेयर्स तो देना नहीं है तो बोलेगा टू डिविडेंड इनकम। पेरेंट बोलेगा भाई हम तो मदद लेने वाले, हम तो डिविडेंड इनकम बुक करेंगे। अमाउंट क्या रहेगा सुनना, सबसे पहले 1000 इंटू 15 इंटू 2/3 माइनस द एक्सपेंस ऑलरेडी बुक्ड दैट इज 5000। सर ये क्या किया आपने, मैं पहले पूरा लिख दूं फिर बताता हूं, प्लस 1000 इंटू 6 इंटू 1/2। ये क्या किया सर आपने, समझाता हूं सुनना। सबसे पहली बात, जो पुराना प्लान चल रहा था 15, वो आपने कैसे बुक कर लिया, इधर देखो क्या बोला है, जब प्लान चेंज हुआ है ना, ये जो प्लान चेंज हुआ है ये 6 रुपया इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है, मतलब पुरानी फेयर वैल्यू प्लस ये दोनों कंसिडर करना है आपको। तो क्योंकि पेरेंट के एम्प्लॉयज को 1000 ऑप्शंस मिलने वाले थे, तो 1000 इंटू जो पुराना वाला था वो, बिकॉज ये 6 तो इंक्रीमेंटल है तो दोनों कंसिडर करना है। अब इंटू 2/3 क्यों किया आपने, क्योंकि अपन वैसे ही करते हैं ना, 2/3 माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी बुक्ड। आप ऐसा भी कर सकते थे, इधर आप बोलोगे सर देखो एम्प्लॉयज तो चेंज हो नहीं रहे, फेयर वैल्यू चेंज हो नहीं रही, तो आप डायरेक्टली इंटू 1/3 भी कर सकते हो ना, मालूम पड़ेगा ये सेकेंड ईयर वाला था बस। तो अगर आप 1/3 कर रहे हो तो -5000 मत करना, ये आप तभी डायरेक्टली कर सकते हो जब इंप्लॉयज वाले एस्टिमेट में कोई चेंज नहीं है, तो कैसे भी करो। तो एक तो आप ये बुक करोगे प्लस 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 जो इंक्रीमेंटल आपको बुक करना है वो बुक करोगे, तो आपका अमाउंट आएगा लगभग 8000। नाउ कमिंग टू सब्सिडरी। सब्सिडरी एक तो बुक करेगा जो उसके खुद के एम्प्लॉय को मिलने वाला है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सब्सिडरी एक बुक करेगा जो वो पेरेंट की मदद कर रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, और बोलेगा टू SBP रिजर्व। अब हो सके तो एक खुद से ट्राई करना फिर मेरे साथ करना। सबसे पहले जो पुराने फेयर वैल्यू के हिसाब से बुक करना है 1/3 वो, फिर 500 इंटू जो नया फेयर वैल्यू है इंटू 1/2। सर नए वाले का 1/2 क्यों कर रहे हो, अरे क्योंकि उसका रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड 2 साल ही है वो, ठीक है। तो आप ये करोगे अगर, तो टोटल आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से 4000। फिर जो आपने पेरेंट की हेल्प की है, पेरेंट की हेल्प डायरेक्टली आपको यहां से दिख सकती है 8000, और SBP रिजर्व 12000। आई होप तुमको समझा, ये बढ़िया पार्ट है ये ईयर 2 के एंड पे होगा। ईयर 3 के एंड पे सेम चीज़ होगी। ईयर 3 के एंड पे देखो ना, आप यही 1000 पे थर्ड ईयर का बुक करोगे और ये 1000 6 रुपये के हिसाब से सेकेंड ईयर का बुक कर लोगे। सेम 500 पे थर्ड ईयर का बुक करोगे और ये 500 पे 6 रुपये के हिसाब से सेकेंड ईयर का बुक कर लोगे। तो ईयर 3 में पेरेंट और सब्सिडरी में देयर विल बी नो चेंज, इट विल बी सेम। आप चाहो तो लिख सकते हो उसको, ये अकाउंटिंग एंट्री है। मैं एक बार रिवाइज कराओ क्या यार, मेरा मन हो रहा है, क्योंकि है ना मेरे को आपको ऐसे आधे में नहीं छोड़ना है, आधी क्लैरिटी में नहीं छोड़ना है। जिसको समझ गया वो फॉरवर्ड कर लेना, जिसको नहीं समझा प्लीज ध्यान से सुनना। अभी सबसे पहली बात, ओरिजिनली प्लान ये था कि पेरेंट हेल्प करेगा, तो पेरेंट ने खुद का खर्चा बुक किया, हेल्प को इन्वेस्टमेंट बोला टू SBP रिजर्व। सब्सिडरी ने बोला भाई हमारे एम्प्लॉयज का खर्चा और जितना हमको हेल्प मिलेगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कहानी खत्म हो गई। ईयर 2 के बिगनिंग में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया मतलब सब्सिडरी हेल्प करेगा पेरेंट की, तो क्या करने का, SBP रिजर्व उल्टा करने का, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी उल्टा करने का, बराबर। और जो भी हेल्प आपको अब सब्सिडरी से मिल रही है वो डिविडेंड इनकम बुक करने का, ठीक है। यहां भी सेम, कैपिटल कंट्रीब्यूशन उल्टा करने का, जो आपने पेरेंट की हेल्प की है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बुक करने का, और क्योंकि अभी आप शेयर दोगे तो SBP रिजर्व बोलने का। यहां तक क्लियर है। फिर ईयर 2 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे क्या करना है, खर्चा बुक करना है। पेरेंट को शेयर्स तो देना नहीं है किसी को, तो पेरेंट सिर्फ खुद के एम्प्लॉय का खर्चा बुक करेगा और जो मदद है उसको डिविडेंड इनकम बोलेगा। अब वो कितना बुक करेगा, देखो ये जो 6 रुपया नया वाला जो प्लान है, मॉडिफाइड प्लान, वो 6 रुपया इंक्रीमेंटल वैल्यू है, तो आपको पुराना भी बुक करना है और नया वाला भी बुक करना है। तो पुराना 1000 इंटू 15 इंटू 1/3 जो ईयर 2 को बिलोंग करता है, और 1000 इंटू इंक्रीमेंटल वैल्यू इंटू 1/2। वाई 1/2, बिकॉज मॉडिफाइड जो प्लान हुआ है वो सिर्फ 2 साल का ही था, वैसा तो वैसा बराबर। तो वो बुक करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू डिविडेंड इनकम। सिमिलरली सब्सिडरी क्या बोलेगा, सब्सिडरी जो खुद के एम्प्लॉयज को देने वाला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो पेरेंट की हेल्प कर रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बचा हुआ SBP रिजर्व। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, आई होप SFS क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ CFS में। CFS में कहानी सिंपल है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का। तो CFS में पता है क्या करने का, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज को हटा देने का, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। CFS में जितना इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है पेरेंट सब्सिडरी मिलाकर वो बुक होता है, और जितना SBP रिजर्व है पेरेंट सब्सिडरी मिलाकर वो बुक होता है। वापस से CFS में ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये सब नेट ऑफ हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो बचता क्या है, टोटल दोनों का जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो, टोटल दोनों का जो SBP रिजर्व है वो। तो एंट्री विल बी employee benefit expense to SBP reserve,
7500, 7500। अब क्योंकि ये प्लान पेरेंट का है, पेरेंट वाज सपोज टू गिव शेयर्स, ये एसबीपी रिजर्व अदर इक्विटी में दिखता। पेरेंट शेयर्स देगा तो अदर इक्विटी में दिखेगा भाई, और जिस दिन शेयर्स देगा वो अदर इक्विटी से इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब मजा यहाँ आता है, जब पेरेंट के बदले सब्सिडरी शेयर्स देने वाला है ना, तो एक चेंज होता है। ये एसबीपी रिजर्व रहेगा तो सही, बस ये अब पहले कहाँ दिख रहा था, अदर इक्विटी में दिख रहा था ना, बस अदर इक्विटी में दिखने के बजाय ये पता है कहाँ दिखेगा अभी, ये एनसीआई में दिखेगा। है सर एनसीआई कहां से आ गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सिंपल, अगर शेयर्स सब्सिडरी देने वाला है तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट अगर सब्सिडरी किसी और को भी शेयर देगा तो पेरेंट का स्टेक कम हो जाएगा इफेक्टिव। हमने ये चीज सीएफएस में सीख रखी है। व्हेन सब्सिडरी इशूज शेयर्स टू अ थर्ड पार्टी, पेरेंट का ना कुछ किए भी उसका स्टेक गिर जाता है और एनसीआई का स्टेक बढ़ जाता है। इसलिए जो एसबीपी रिजर्व है रहेगा एसबीपी रिजर्व के नाम से ही, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग इन अदर इक्विटी इट विल बी शोन इन एनसीआई। सिंपल, ठीक है। तो ईयर 2 में सिर्फ शिफ्टिंग का इफेक्ट रहेगा, बाकी कुछ एंट्री आने वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ईयर 2 के एंड पे अगेन ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड इनकम ही हटा देने का, टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक करो, टोटल एसबीपी रिजर्व बुक करो। तो यार एंट्री विल बी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व, एंड एज ऑलरेडी डिस्कस्ड एसबीपी रिजर्व एनसीआई वाले कॉलम में दिखेगा। ईयर 3 के एंड पे सेम रहने वाला है। ये एसबीपी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो इन्होंने सबसे पहले क्या पूछा था, एनालाइज। ये जो मैंने आपको इतना एंट्री मारते मारते ज्ञान दिया ना, वही इन्होंने एनालाइज वाले पार्ट में लिख रखा है। आपको चाहिए तो मैं एक बार इनको थियरी है ना, जो इनकी थियरी है वो एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको दोबारा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ऑफकोर्स बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, पहले तो इन्होंने एनालिसिस करके दिया हुआ है कि हुआ क्या है, वो ठीक है, वो छोड़ दो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ईसॉप स्कीम, ये इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट था, तो बोला हुआ है सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्विटी सेटल्ड है बराबर, और दोनों के इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि शेयर्स ही देना है तो इक्विटी सेटल्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर चेंज इन सेटलर, जब सेटलर में चेंज हुआ है कि पहले एच सेटल करने वाला था, अब ये सेटल करेगा, कौन, सब्सिडी सेटल करेगा, तो पेरेंट्स के बदले सब्सिडी सेटल करेगा, उसका फर्क क्या पड़ेगा, तो सीएफएस में क्या फर्क पड़ेगा वो बता रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सीएफएस में जो चीज़ आप पहले अदर इक्विटी में दिखा रहे थे, इट विल बी रिक्लासिफाइड फ्रॉम इक्विटी टू एनसीआई ड्यू टू चेंज इन द सेटलर, ये वो बताने का ट्राई कर रहा है, ध्यान रखना। अब स्टैंडअलोन में क्या फर्क पड़ेगा पेरेंट केस में, तो पेरेंट केस में जो ईसॉप रिजर्व था वो हट जाता है, बराबर यहां बोला हुआ है ईसॉप रिजर्व इन एसएफएस ऑफ पेरेंट इज रिवर्स, क्योंकि पेरेंट को शेयर इशू नहीं करना है। सिमिलरली सब्सिडरी केस में क्या फर्क पड़ता है, सब्सिडरी ईसॉप रिजर्व रिकॉर्ड करेगा, सब्सिडरी ईसॉप रिजर्व रिकॉर्ड क्यों करेगा, बिकॉज ईसॉप रिजर्व मतलब एसबीपी रिजर्व, क्यों रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज सब्सिडरी को भी शेयर इशू करना है, वंस इट बिकम्स अ सेटलर, तो देयरफॉर ईसॉप रिजर्व इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा करके। तो अगर मेरा बताया हुआ कंसेप्ट समझा है तो जो थियरी मैंने मार्क करा है वो भी आपको समझ आएगी। जितना मैंने बोला उतना आप थोड़ा थोड़ा भी लिख कर आओगे एग्जाम में, मार्क्स आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पूरा आरटीपी का सबसे अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन किसी बच्चे को लगा रहेगा खुद ट्राई करने पे, तो वो यही क्वेश्चन होगा, बिकॉज इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है दे आर नॉट दैट ट्रिकी, दे आर वेरी सिंपल टू बी डन, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप एलडीआर मार्क करना, प्लीज घर पे भी खुद से प्रैक्टिस करना। मैं आपको थियरी लिखने का ट्रिक बताता हूँ। कभी कभी बच्चा पूछता है सर थियरी में क्या लिखूं, समझता नहीं है, कुछ नहीं, जो आपने अकाउंटिंग किया ना इसको अंग्रेजी में लिख कर आने का, सिंपल है भाई। तुमने जो अकाउंटिंग में किया ना, तुमने यहाँ क्या किया है, सेटलर को शिफ्ट किया है, खर्चा बुक किया है, ये रिवर्स किया, सब थियरी में लिख कर आओ भाई, तुमको मार्क्स मिल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। एनीवेज बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, इंडेस 21, ये भी सिंपल क्वेश्चन, इतना कुछ खास है नहीं, बट देख लो साथ साथ में। पेरेंट ए इज द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट हैज अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस इन 2 फॉरेन सब्सिडरीज, 2 फॉरेन सब्सिडरी है, बी और सी, ठीक है। आगे तो एक पेरेंट है और 2 सब्सिडरी है। इन द फॉलोइंग सिनेरियोस लोन मेड बिटवीन ग्रुप एंटिटीज आर परमानेंट इन नेचर, दैट इज सेटलमेंट इज नाइदर प्लान्ड नॉर लाइकली टू ऑकर। अब ये ना इंडेस 21 में कंसेप्ट है, जब पेरेंट सब्सिडरी को पैसा देता है और इसका पेरेंट बदले में कोई रीपेमेंट नहीं मांगता है, तो इट इज ट्रीटेड लाइक अ नेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो उसमें होता क्या है कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो एसएफएस में तो पीएनएल में दिखता है, बट वो सीएफएस में ओसीआई में दिखता है। अब ये मैंने जो बोला भाई वो तब समझेगा जब इंडेस 21 पढ़ रखा है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जब पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया और बदले में पेरेंट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो फर्क बस इतना होता है, एक्सचेंज डिफरेंस जो एसएफएस में दिखता है इन पीएनएल, सीएफएस में वो एक्सचेंज डिफरेंस ओसीआई में दिखना चाहिए। ये सिंपल सी बात आप याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट से कवर करने का ट्राई करता हूँ। सिनेरियो नंबर 1, पेरेंट ए विथ स्टर्लिंग एज इट्स फंक्शनल करेंसी, स्टर्लिंग मतलब पाउंड्स, ठीक है,
पाउंड्स फंक्शनल करेंसी है, इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 15. इट हैज अ लोन रिसीवेबल ऑफ $1 million. अब ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं पेरेंट, पेरेंट का करेंसी है पाउंड्स, ठीक है, और उसने क्या हुआ, लोन रिसीवेबल है, मतलब इसने लोन दिया है, तो लोन गिवन, तो इसके लिए इट इज लाइक अ असेट, पेरेंट के लिए इट इज लाइक अ असेट. ध्यान रखना, किसको दिया है, सब्सिडरी सी को दिया है, सब्सिडरी सी को दिया है, बराबर, आउटस्टैंडिंग फॉर सम टाइम. अब आप देखना, पेरेंट का फंक्शनल करेंसी इज पाउंड्स, बट लोन दिया है डॉलर्स में, तो ऑफ कोर्स पेरेंट के बुक्स में देयर विल बी सम एक्सचेंज गेन लॉस विच विल अराइज. जिसका करेंसी कुछ और है बट ट्रांजैक्शन किसी और करेंसी में किया है, उसके बुक्स में गेन लॉस अराइज होता है. तो यहाँ पेरेंट के बुक्स में गेन लॉस अराइज होएगा, सिंपल बात, ठीक है. सब्सिडरी के बुक्स में होगा कि नहीं होएगा, सब्सिडरी अगर कहाँ की है, सब्सिडरी फॉरेन की है, बट ये नहीं पता कि सब्सिडरी का करेंसी क्या है, तो मैं मानूंगा सब्सिडरी का करेंसी शायद डॉलर्स होगा, इसलिए डॉलर्स में दिया रहेगा. तो सब्सिडरी के बुक्स में कोई गेन लॉस नहीं आएगा. ये मैं एसएफएस की बात कर रहा हूँ, एसएफएस में, तो इसमें गेन लॉस आएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन इज इन डॉलर्स, तो देयर विल बी गेन लॉस. अब गेन लॉस कितना रहेगा, ध्यान रखना, ये असेट है तो कुछ नहीं, असेट का पहले ओपनिंग वैल्यू निकालो. ओपनिंग लोन कितना था, $1 million बराबर 1 million. अब अपनी आदत है, गंदी आदत पता है क्या है, मल्टीप्लाई करने की सीधा रेट से. अब है ना, ओपनिंग रेट पता है क्या था, 1.45. अब अपन मल्टीप्लाई कर देते ये जैसा, भाई फॉरेक्स, एएफएम, हल्का फुल्का, हल्का हल्का पढ़ा है क्या, वो भी नहीं पढ़ा तो सिखा, तो एक ट्रिक सुनना, ऐसा लिखा करो, क्या है, 1 pound इज इक्वल टू हाउ मेनी US डॉलर्स, 1.45, बराबर. अब आपके पास डॉलर्स 1 million बोला हुआ है, तो पाउंड्स में कितना आएगा या स्टर्लिंग में कितना आएगा, तो आप देखो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1 million इंटू 1 डिवाइड बाय 1.45, मतलब यहाँ आपको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. तो आपका आंसर आएगा ओपनिंग लोन का. प्लीज जरा आंसर देखो एक बार जरा, इट इज 1 million मतलब 10 लाख डिवाइड बाय 1.45, इट इज कमिंग टू 689,655, ये आपका पाउंड्स में आ रहा है, ठीक है. सिमिलरली आप क्लोजिंग लोन का वैल्यू निकालो, क्लोजिंग लोन विल बी अगेन 1 million डिवाइड बाय रेट हो गए 1.82, ठीक है. तो 1 million डिवाइड बाय 1.82, योर आंसर विल बी, स्टेरलिंग्स में देखे अगर तो 549451. तो आपका, अगर आपने लोन दिया है, असर था आपके लिए, आपका ओपनिंग लोन कन्वर्ट करने के बाद 6,80,000 आ रहा था, क्लोजिंग 5,49,000 आ रहा है, मतलब आपका असेट का वैल्यू गिर गया, तो क्लियर कट देयर इज एक्सचेंज लॉस. एक्सचेंज लॉस भी आपको पाउंड्स में मिलेगा, विच इज इक्वल टू 689,655, विच विल बी 140,204. कैसे आया सर, ओपनिंग वैल्यू माइनस द क्लोजिंग वैल्यू, सिंपल. अब एक्सचेंज लॉस का करना क्या है, सिंपल सी बात है, पेरेंट के एसएफएस में, एसएफएस ऑफ पेरेंट, ये एक्सचेंज लॉस दिखेगा पीएनएल के अंदर. व्हाट अबाउट सीएफएस, सीएफएस पेरेंट के करेंसी में बनते हैं स्टर्लिंग में, बस सीएफएस में जो एक्सचेंज लॉस है ये दिखेगा ओसीआई के अंदर. सिंपल सी बात आपको याद रखनी है. इसी चीज को राम कथा बना के इन्होंने थियरी में लिख के दिया हुआ है, बहुत सारा थियरी लिख के दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है. अच्छा, इसमें सिनेरियो नंबर 2 भी है, सिनेरियो नंबर 2. अच्छा, इफ यू वांट व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं प्रॉपर एक पेज में ऐड कर देता हूँ, आपके लिए देखना आसान हो जाएगा. क्लियर है क्या हो क्यूडीज, ठीक है. चलो, ये सिनेरियो 1 था. अब मैं डिस्कस करूंगा सिनेरियो 2, ठीक है. सिनेरियो 2 में क्या हुआ है सुनना, फैक्ट्स आर सेम एज इन अबव सिनेरियो 1, एक्सेप्ट दैट पेरेंट ए हैज अ लोन रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी ऑफ स्टर्लिंग पाउंड्स 2 लाख. मतलब अब लोन आपने पेरेंट के करेंसी में दिया है, तो पेरेंट के लिए इट इज नॉट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, सब्सिडरी के लिए इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो मैं बोलूंगा सिनेरियो 2 में सब्सिडरी की बात करूंगा, सब्सिडरी का करेंसी कुछ और है, बराबर, बट ट्रांजैक्शन इन पाउंड्स. मैं लिखूंगा फॉर पेरेंट
not a foreign currency transaction. For subsidiary, it is a foreign currency transaction. Subsidiary के लिए it is like a loan taken, लाइबिलिटी की तरह होगा, ध्यान रखना। तो अब पेरेंट के एसएफएस में कोई गेन लॉस नहीं आएगा, सब्सिडरी के बुक्स में गेन लॉस आएगा। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे सब्सिडरी के बुक्स में इसकी करेंसी डॉलर्स मान के चलना। ठीक है, तो ओपनिंग लोन जो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? सो इट इज इक्वल टू स्टेयरिंग 2 लाख, अब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1.45, तो 2 लाख इंटू 1.45। सब मल्टीप्लाई क्यों किया? वो क्रॉस मल्टीप्लाई टेक्निक से देखो आपको आएगा 2,90,000 डॉलर्स में कन्वर्ट हुआ। क्लोजिंग लोन लाइबिलिटी 2 lakhs इंटू 1.82 इंटू 1. which is giving me $3,64,000। आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, तो देर इज अ इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाय हाउ मच? 74,000। ये आपका एक्सचेंज लॉस है, बट ये लॉस डॉलर्स में है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये एक्सचेंज लॉस पीएनएल में, सब्सिडरी के पीएनएल में दिखेगा डॉलर्स 74,000, बट जब मैं मतलब एसएफएस की बात कर रहा था, जब मैं सीएफएस की बात करूंगा, सीएफएस डॉलर्स में नहीं बनेगा, सीएफएस पाउंड्स में बनेगा। सीएफएस बनता है पेरेंट की करेंसी में, तो एक्सचेंज लॉस विल बी शोन इन ओसीआई, बट एट व्हाट वैल्यू? आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू पाउंड्स, तो यू विल से डॉलर्स 74,000 डिवाइड बाय जो ईयर एंड की रेट है 1.82, विच विल गिव मी पाउंड्स 4659। मैं बोल दूंगा CFS was prepared in sterling pounds, parent's currency. Therefore, exchange loss converted to pounds and transferred to P&L। सब कुछ लिखा के दिया आपको मैंने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सिनेरियो 1 में आप बोल सकता हूँ, सिनेरियो 1 में पेरेंट के लिए इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना। इन सिनेरियो 1 इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फॉर पेरेंट, बिकॉज पेरेंट की करेंसी है पाउंड्स और ट्रांजैक्शन है इन डॉलर्स। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का समझा क्या तुम लोग को? मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपको। सिनेरियो 1 में पेरेंट की करेंसी पाउंड्स, ट्रांजैक्शन इन डॉलर्स, तो लॉस निकाला। लॉस एसएफएस में पेरेंट के इसमें पीएनएल में, सीएफएस में ओसीआई में। इन सिनेरियो नंबर 2 ट्रांजैक्शन हुआ है पाउंड्स में, पेरेंट के लिए इट इज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, सब्सिडरी के लिए इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, लाइबिलिटी था उसके लिए, तो एक्सचेंज लॉस सब्सिडरी के बुक्स में जाएगा पीएनएल के अंदर, बट सीएफएस में वो जाएगा ओसीआई में। बस पाउंड्स में कन्वर्ट करना भूलना मत, बिकॉज सीएफएस डॉलर्स में नहीं पाउंड्स में बनने वाला है। अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऑफकोर्स टू सपोर्ट दिस आईसीआई ने अगेन बहुत सारा ज्ञानबाजी देख के दिया हुआ है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ गया रहेगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, मैं इसको एलडीआर नहीं बोलूंगा बिकॉज ये एग्जिस्टिंग कंसेप्ट पे बेस्ड था। क्लियर? यस। अगले क्वेश्चन पे आना, अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इससे बेटर क्वेश्चन अपन इंडिया सेट में कर चुके, बट ठीक है फटाफट से देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2013, T discovered that prepayments of 680 made during 11-12 had not been recognized in profit loss as the related expense were incurred. The prepayment should have been recognized as an expense of 170 in 2011, 425 in 2012 and rupees 85 in 2013। बेसिकली 3 खर्चे हैं, 3 प्रीवियस ईयर्स में आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, बराबर आपने रिकॉर्ड नहीं किया। एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर द इशू, हो बीच में आईपैड बंद हो गया था। हाँ, तो ये 3 खर्चे जो आपने क्या नहीं किए, आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या करना चाहिए अपने को? इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बराबर। अब अपन आगे डेटा देखते हैं और क्या डेटा दिया हुआ है अपने को। ठीक है, 3 साल में रिकॉर्ड नहीं किया आपने, एक तो करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया, प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया, उसके पहले भी रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, चाहता क्या वो भी देख लेते। एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का, ऑफकोर्स दिस विल चेंज, आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे दोनों साल के। ठीक है, और आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी दिया हुआ है। ठीक है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज एडजस्टेड एंड कंपैरेटिव्स आर रीस्टेटेड when practicable to reflect the correction of the error. Assume no tax effects required. Draw the revised statement of P&L extract and statement of changes in equity extract after rectifying the above error. सिंपल है, इनको नया एक्सट्रैक्ट चाहिए P&L का। अब मेरी बात ध्यान से समझने का ट्राई करना।
जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो करंट ईयर के एक्सपेंस इंक्रीज कर देगा, जो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है वो पीएनएल में प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस इंक्रीज कर देगा। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पहले का एक्सपेंस है उसका तो आप पीएनएल नहीं बना रहे, पीएनएल का कभी भी थर्ड कॉलम नहीं बनता है, बराबर। पीएनएल करंट और प्रीवियस ईयर ही बनता है, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती थी, बराबर। तो अब जो प्रीवियस ईयर के पहले का साल का जो एरर रेक्टिफाई करना है वो कहाँ रेक्टिफाई होगा पता है? वो आपके ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में रेक्टिफाई होएगा। जो प्रीवियस ईयर के डे 1 का रिटेन्ड अर्निंग्स होता है ना, उधर आप रेक्टिफाई करोगे जो 170 का एक्सपेंस है वो। इसका मतलब 85 का एक्सपेंस रेक्टिफाई होगा करंट ईयर के खर्चे में, 425 का रेक्टिफाई होगा प्रीवियस ईयर के खर्चे में, और 170 का रेक्टिफाई होएगा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर के ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में। आपने ये चीज सीख रखी है वैसे भी, ठीक है, ध्यान रखना। एनीवेज, अब इसका आपको रिवाइज बना के देना है। मैं आपको फटाफट से बना के देता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वेयर यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत ईजी सा सवाल है ये वाला, ठीक है। सो आप फटाफट से आ जाना प्लीज मेरे साथ में, क्वेश्चन खुला रखना। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये एलडीआर नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बना लो पीएनएल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको नाम दे देना आप रीस्टेटेड, मतलब इसमें ऐसा रहेगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। जो करंट ईयर है वो, जो प्रीवियस ईयर है वो, और प्रीवियस ईयर विल बी योर रीस्टेटेड, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन फटाफट से इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसमें जो जो अमाउंट्स है रेवेन्यू के वो लिख लो। रेवेन्यू का अमाउंट्स वोंट चेंज। प्रीवियस ईयर का 6800 और करंट ईयर का विल बी 10,200, तो मैं लिखूंगा 10,200। ये आपके रेवेन्यू का अमाउंट है। लेस आप करोगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस में देखना, जो 2012 का एक्सपेंस है वो कितना रहेगा। आपका पहले एक्सपेंस था 6120 2012 में। अब प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस कितने से बढ़ाने का है? 425 से बढ़ाने का है। एक्सपेंस बढ़ाने का है 425 से बढ़ा देना एक्सपेंस, तो कितना हो जाएगा? 6120 प्लस 425 विच विल गिव मी 6545। आपका प्रॉफिट कितना बचेगा देख लो, 255, ठीक है। सिमिलरली अगर आप करंट ईयर की बात करोगे, हाँ सॉरी, व्हेन यू टॉक अबाउट करंट ईयर माइनस एक्सपेंस फॉर द ईयर 2013, करंट ईयर का एक्सपेंस विल बी 9350, और करंट ईयर में आपका एक्सपेंस बढ़ना चाहिए बाय 85। क्वेश्चन में दिया हुआ ये 85 से बढ़ना चाहिए। 9350 प्लस 85 विच विल बी 9435। प्रॉफिट कितना बचेगा? 765। ये आपका पीएनएल हो गया। अब आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचा सकूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे सुनना, अगेन 2013 2012। अब 2012 में सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 23,800। अब मैं बोलूँगा जो 2011 का एरर है उसको जब आप रेक्टिफाई करोगे वो आप ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से करना, बराबर। आई होप मैंने अमाउंट सही लिखा है, 23,800। उसमें आप जो प्रीवियस ईयर के पहले का इम्पैक्ट है 170, वो पहले इम्पैक्ट लेके सही करना उसको, ठीक है। तो आपको करेक्ट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मिलेगा 23,800 माइनस 170 विच विल गिव मी 23,630। अब ऑफ कोर्स इसमें आप प्रॉफिट ऐड करना। इधर आप कौन सा प्रॉफिट ऐड करोगे? 2012 का प्रॉफिट ऐड करोगे, सो यू विल गेट 250, सॉरी हाँ 2012 का प्रॉफिट था 255, ऐड करना, सो यू विल गेट 23,855, बराबर। ऑफ कोर्स जो यहाँ का क्लोजिंग है वो 2013 का ओपनिंग बनेगा, तो मैं लिखता हूँ 23,855। अब इसमें आप करंट का प्रॉफिट ऐड करना 765, सो कितना रहेगा प्लस 765, यू विल गेट 24,650 एज द आंसर। खत्म कहानी। बस आपको ये आना चाहिए। आई होप तुमको ये वाला पार्ट आया गया, डन हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ इतना क्रिटिकल था नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आएगा 115। इंडेस 115 से भी अलग लगा हुआ इन लोगों को, इसको मार्क करना एलडीआर है। इजी बट अ गुड कंसेप्ट टेस्ट करेगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। फटाफट से पढ़ते क्या बोलता है। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर द एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पेंट फॉर 3 year पीरियड। A Limited makes a upfront 50,000 पेमेंट विच द कस्टमर विल यूज टू कस्टमाइज इस प्लांट। अब सुनना, ये पेमेंट कौन किसको कर रहा है। सबसे पहले ए वो है जिसको रेवेन्यू कमाने वाला है,
ठीक है, उसको पैसा मिलेगा रेवेन्यू कमा के, बट सामने ए एक कस्टमर को पेमेंट कर रहा है, मतलब द रेवेन्यू अर्निंग कंपनी इज मेकिंग अ पेमेंट टू द कस्टमर 50,000। तो जितना भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें से 50,000 लेस कर देना, क्योंकि मान लो आपने कस्टमर से कमाया 10 लाख बट आपने उसको 50,000 दे भी दिया, तो नेट आपका रेवेन्यू 9,50,000 है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी अपफ्रंट फीस क्यों मिल रहा है? किसी अलग सर्विस के लिए मिल रहा है जो कस्टमर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ है, या किसके लिए? देखते हैं अपन। विच द कस्टमर will use to customize its paint sprayers for A's products. A determines that upfront payment is not in respect फॉर अ डिस्टिंग गुड्स और सर्विस। बोलता है 50,000 किसी अलग गुड्स और सर्विस के लिए नहीं है, वो एग्जिस्टिंग वाले में एडजस्ट कर देना। आप एडजस्ट कैसे होएगा वही मैं सिखाऊंगा। ए एस्टिमेट दैट 10 lakhs in sales with the customer over the next 3-year period. Sales for quarter 1 is 1 lakh and for quarter 2 is 1,25,000. However, A Limited updated its estimate of total sales over the contract to 15 lakhs in quarter 2. Determine the net revenue to be recognized in quarter 1 and quarter 2. देखो एक सिंपल सी बात समझने का ट्राई करना, जो भी आप रेवेन्यू बुक करोगे उसमें से आपको ये 50,000 भी एडजस्ट करना है। अब ये 50,000 कैसे एडजस्ट होगा? उसी रेशियो में एडजस्ट करने का जिस रेशियो में आप रेवेन्यू बुक करने वाले हो। मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं quarter 1 की बात करूंगा, तो quarter 1 में सबसे पहले बताओ कि आपका रेवेन्यू कितना है। तो बोलता है quarter 1 में आपने सेल्स किया है, quarter 1 में सेल्स ये रहा, सेल्स फॉर quarter 1 इज 1 लाख, ये मेरा 1 लाख है बराबर। इसमें से मुझे लेस करना है एडजस्टमेंट फॉर अपफ्रंट फीस। अब द पॉइंट इज मैं अपफ्रंट फीस कितना एडजस्ट करूंगा? सिंपल है, जितना आपने परसेंटेज रेवेन्यू बुक किया है उतना परसेंटेज अपफ्रंट फीस आप एडजस्ट करना। मैं बता दूं मैं यहां से लेस क्यों कर रहा हूं, रीजन बिंग रेवेन्यू में कमाता हूं और ये फीस मैं कस्टमर को भर रहा हूं, तो मेरे लिए नुकसान की तरह, एक्सपेंस की तरह ये। अब मैं कितना एडजस्ट करूंगा? जितना भी परसेंटेज रेवेन्यू आपने बुक किया है quarter 1 में उतना परसेंटेज फीस एडजस्ट करना। इसका मतलब quarter 1 में आपका परसेंटेज कंप्लीशन क्या है, मैं यहां निकालता हूं परसेंटेज कंप्लीशन। तो quarter 1 में आपने रेवेन्यू 1 लाख का बुक किया है, डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू कितना एस्टिमेटेड है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख का, इंटू 100। सो आपका 10% काम कंप्लीट हुआ ये माने quarter 1 में। तो कितना अपफ्रंट फीस एडजस्ट करोगे? 50,000 का 10%, सिंपल ऐसा निकालना है। तो 5,000 यू विल एडजस्ट, तो आप नेट रेवेन्यू यू विल बुक एज 95,000। ये आपके quarter 1 का हो गया। तुमको समझा ना कैसे करना है ये? ठीक है, अब मैं quarter 2 पे आता हूं। ठीक है, quarter 2 में अगेन रेवेन्यू कितना बुक करोगे quarter 2 में? quarter 2 का सेल्स 1,25,000 है, तो मैं 1,25,000 बुक करूंगा। अब इसमें अगेन मेरे को लेस करना है एडजस्टमेंट फॉर अपफ्रंट फीस। अब quarter 2 का अपफ्रंट एडजस्टमेंट कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आप निकालोगे परसेंटेज कंप्लीशन। अब परसेंटेज कंप्लीशन सिर्फ quarter 2 का मत निकालना, टिल डेट निकालना। टिल डेट आपने रेवेन्यू कितना बुक किया है? 1 लाख और 125। टिल डेट यू हैव बुक्ड अ रेवेन्यू ऑफ 2,25,000। जब डिनोमिनेटर में रेवेन्यू लोगे, डोंट टेक 10 लैक्स। आपका अभी टोटल सेल्स का एस्टिमेट 10 लाख से बढ़ के हो गया 15 लाख। सो डिनोमिनेटर में आप 15 लैक्स लोगे इंटू 100। परसेंटेज निकालो कितना कंप्लीशन आ रहा है, 2,25,000 डिवाइड बाय 15 लैक्स परसेंटेज, तो 15% आ रहा है। मतलब अपफ्रंट फीस आपको कितना एडजस्ट करना चाहिए? 15%। तो 50,000 का 15% निकालोगे, विच विल कम टू 7,500। अब येडे जैसा यहाँ 7,500 मत लिख देना। क्यों? मैं बोलूँ ये जो 15% है कंप्लीशन का परसेंटेज, ये तो टिल quarter 2 का कंप्लीशन है, दिस इज टिल डेट। मैं बोलूँ आउट ऑफ दिस 15% मैं ऑलरेडी 5,000 तो एडजस्ट कर चुका हूं ना यार। मतलब जो मेरा 50,000 का 15% आएगा, इट विल बी 7,500। इसमें से ऑलरेडी एडजस्टेड 5,000, तो बचेगा कितना? 2,500। बस मैं इतना ही एडजस्ट करूंगा। मतलब quarter 2 में वी विल बुक अ रेवेन्यू ऑफ 122,500। अ गुड क्वेश्चन फॉर MCQ। आई होप तुमको समझा ये वाला पार्ट। इसमें जो अपफ्रंट फीस वाला मैं काम कर रहा हूँ ना, दिस इज क्रूशल फॉर यू। ये नया है आपके लिए कुछ। क्लियर है? यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट LDR क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एकदम सिंपल है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये किस बारे में, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट CFI के रिगार्डिंग है। ये पढ़ते क्या बोलता है? ए हैज इशूड ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है बट ऑप्शन है। अब देखना पड़ेगा ऑप्शन किसके पास है। अमाउंटिंग टू 300 करोड़ टू बी लिमिटेड। ठीक है, तो ए इशूअर है और बी जिसको इशू किया है, मतलब बी होल्डर है। टेन्योर 4 years, कूपन नील, IRR 15% है। ठीक है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ OCDs ए कैन कॉल द OCD एंड रिडीम इट विथ स्टेटेड IRR। ए
ओसीडी कॉल करके रिडीम कर सकता है। रिडीम मतलब पैसा दे सकता है। अब ये ऑप्शन किसके पास लग रहा है आपको पढ़ने में लगेगा? ए के पास ऑप्शन है। ए के पास कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ए के पास सिर्फ बुलवा के रिडीम मतलब पैसा देने का ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते। द मार्केट रेट फॉर सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन फीचर इज 17%। मार्केट में रेट 17% चल रहा है, ये आपका ईआईआर है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर क्वेश्चन में तो आईआरआर भी दे रखा है, ये मेरा ईआईआर नहीं क्या? नहीं, ये क्यों दे रखा है आपको बाद में समझ आएगा। जो मार्केट का रेट होता है सीएफआई के अंदर वही आपका ईआईआर होता है। ये क्यों दे रखा है बाद में समझ आएगा, ध्यान रखना। बी कैन ऑल्सो आस्क फॉर कन्वर्जन एट एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। बी कैन ऑल्सो आस्क फॉर कन्वर्जन, बी चाहे तो कन्वर्जन के लिए पूछ सकता है। अब कन्वर्जन कुछ तो फॉर्मूला से होगा, वो बोला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स देके विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस एप्लीकेबल आईआरआर डिवाइड बाय फेस वैल्यू दैट इज ₹10। अब ये कुछ तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला पार्ट ही इसके अंदर क्रूशियल है, इसकी वजह से एलडीआर है, वरना एलडीआर बोलता भी नहीं इसको। आगे बोलता है इफ रिडम्पशन और कन्वर्जन डजंट हैपन बिफोर मैच्योरिटी देन ओसीडीज विल बी रिडीम्ड मैंडेटरीली एट मैच्योरिटी इन द सेम मैनर एज फॉर कन्वर्जन। इन शॉर्ट, अब इसमें बोला है कि रिडम्पशन का ऑप्शन ए के पास भी है, कन्वर्जन रिडम्पशन का ऑप्शन बी के पास भी है ना। अब इसमें ध्यान रखना, जब ऐसा होता है तो आप प्रिंसिपल वाले अमाउंट को इक्विटी मानोगे या एफएल मानोगे? तो प्रिंसिपल वाले अमाउंट को आप एफएल मानना। क्यों? मैं बोलूं हमारे पास रिडीम करने का, पैसा देने का ऑप्शन है बराबर, बट काउंटर पार्टी के पास कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी, और काउंटर पार्टी कन्वर्ट नहीं करता है तो उसको हमको पैसा देना पड़ेगा। एक तरीके से ऐसा मान लेना, जब क्वेश्चन में ऐसा बोला है दोनों के पास ऑप्शन है, तो मैं बोलूँ होल्डर के पास तो ऑप्शन है ही ना, होल्डर चाहे तो कन्वर्ट करवा सकता है बराबर, वो कन्वर्ट नहीं करवाएगा तो फिर हमको उसको पैसा देना ही पड़ेगा। मतलब कंपनी एट इट्स ओन विल कैनॉट अवॉइड पेइंग कैश। आप बोलोगे सर हम तो कैश पेमेंट अवॉइड कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, आप अपने मर्जी पर अवॉइड नहीं कर सकते। ए को अगर इसको रिडीम करना भी है तो ए रिडीम कर सकता है, ए अपने दम पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब ए एट इट्स ओन विल कैनॉट अवॉइड पेइंग कैश। मैं लिख दूंगा ए एट इट्स ओन विल कैनॉट अवॉइड पेइंग कैश। तो इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बनने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। एनीवेज, रिक्वायर्ड हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए इशूअर है, इशूअर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा? तो ये सीएफआई होने वाला है। इन द फॉलोइंग टू सिनेरियो, दो सिनेरियो आपको दिया हुआ है, मैं सिनेरियो की बात बाद में करूंगा, पहले तो मैं इस लाइन पे आऊंगा जिसको मैंने मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, प्लीज मेरे साथ आ जाना, अपन साथ साथ में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर 15 एलडीआर। ठीक है, ए लिमिटेड के लिए ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ए लिमिटेड इशूअर है। ठीक है, ध्यान रखना, ए इज द इशूअर। ओके, अच्छा इसमें कूपन रेट 0% था, इट वाज निल। ठीक है, अब अपन सीएफए को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला हम बोलते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम बोलते हैं कैश फ्लोस। ठीक है, ईयर जीरो में आपने लोन लिया है, आपको इनफ्लो होएगा 300 करोड़ का। टेन्योर 4 साल है, ईयर 1 से लेकर 4 तक कोई कूपन का आउटफ्लो नहीं है। 4th ईयर में देयर इज आउटफ्लो। अब रिडीम कितने पे होने वाला है सुनना। हम सबसे पहले सीएफआई में आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं मेरे लिए प्रिंसिपल इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, कूपन है नहीं बराबर। तो प्रिंसिपल फाइनेंशियल लायबिलिटी और सेविंग्स इंटरेस्ट जो भी आपका रहेगा वो आपका इक्विटी कंपोनेंट है, तो इट इज अ सीएफआई। ठीक है, क्लियर बात है। अब रिडम्पशन अमाउंट कितना है सुनना। बोलता है अगर कोई भी कन्वर्शन के लिए ऑप्ट करता है तो कन्वर्शन का अमाउंट क्या होता है? जो कन्वर्शन का अमाउंट है वो ही रिडम्पशन का अमाउंट भी है। रिडम्पशन का अमाउंट मतलब अगर शेयर्स चाहिए तो इतने वैल्यू के मिलेंगे, पैसा चाहिए तो भी इतने ही वैल्यू का मिलेगा। ठीक है, वो कैसा है सुनना। इट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस एप्लीकेबल आईआरआर, इसलिए वो आईआरआर दिया था। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 300 रुपया प्लस एप्लीकेबल आईआरआर इज 15%। मतलब अगर जब भी कन्वर्शन की बारी आएगी तो आपको आईआरआर भी मिलेगा। कितने साल के लिए? जितना टेन्योर है, मतलब आपको बोलता है ना प्लस 15% मिलेगा फॉर 4 ईयर्स, तो बोले कि प्लस 15% प्लस 15% प्लस 15% प्लस 15%, 4 साल तक आप आईआरआर ऐड करोगे। वह 4 साल बिकॉज टेन्योर इज 4 ईयर्स। सर कन्वर्जन अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में कर लिया तो 1 साल का आईआरआर मिलेगा, कन्वर्जन 2 साल में किया तो 2 साल का आईआरआर मिलेगा, ऐसा बोला हुआ है। तो ये वैल्यू प्लस द आईआरआर डिवाइड बाय, अब इससे अमाउंट मिलेगा आपको, डिवाइड बाय 10 रुपीज करना, आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। जब कन्वर्ट करोगे तो इतने आपको शेयर्स मिलेंगे। सिमिलरली बोलता है जब रिडीम करोगे, रिडम्पशन और कन्वर्जन डज नॉट हैपन बिफोर मैच्योरिटी, देन ओसीडीज विल बी रिडीम्ड मैंडेटरीली
एट मेच्योरिटी इन द सेम मैनर एज कन्वर्जन। अगर रिडीम होएगा तो भी इसी मैनर में होएगा, मतलब अगर 4 साल बाद पैसा देना पड़ा तो पैसा आपको 300 नहीं देना पड़ेगा, 300 प्लस 4 साल का जो IRR होता है वो देना पड़ेगा। इट इज लाइक अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में कैसा होता है, डे वन पे इशू डिस्काउंट पे होता है और फिर रिडीम प्रीमियम या पार पे होता है। ये वैसा कुछ है कि आपने इशू किया है 300 रुपये में, कूपन देना नहीं है, बट रिडम्शन की बारी आएगी तो सिर्फ ये रीपे नहीं करना है, ये प्लस द IRR रीपे करना है, ऐसा। तो मैं बोलूँगा 4th ईयर में इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। कैलसी पे निकालने के 2 तरीके, एक तो 300 करोड़ प्लस 15% और 4 बार ऐड करो, या फिर आप ऐसा बोल दो 300 करोड़ इंटू 1.15 रेज टू 4। इतना तो AFM पढ़ ही रखा है ठीक है, तो कर लो आप 1.15 इंटू इक्वल टू 3 बार दबाना, बिकॉज 3 बार दबाओगे तो काम बन जाता है अपना, इंटू 300, तो आपका आएगा 524.70 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, फिर आएगी आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 2, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। CFI है तो हम कंप्यूट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट EIR। फ्यूचर कैश फ्लोज एक ही है, 524.70 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 4th ईयर। EIR ध्यान रखना 15 नहीं 17% है, यहाँ 2 रेट है, एक है IRR, IRR दिया हुआ था इसके लिए, ये चीज के लिए, बट आपका EIR हमेशा मार्केट का रेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लेना एट द रेट 17%। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। तो मैं बोलूंगा डिवाइड बाय 1.17, 1 2 3 सॉरी 524.70 डिवाइड बाय 1.7, 1 2 3 4, आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 280। ये अप्रॉक्स आ गया। ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू। ये सब करोड़ों में बात चल रही है, बातें करोड़ों में हो रही है गाइस, ठीक है चलो, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपका क्या रहेगा, इक्विटी कंपोनेंट। दिस विल बी नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू, बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन प्राइस आपका 300 था, जो भी डे ईयर 0 का इनफ्लो आउटफ्लो उसको ट्रांजैक्शन प्राइस बोलते हैं, तो 300 माइनस 280 विच विल बी 20, ये आपका इक्विटी कंपोनेंट है। स्टेप 4 आपका रहेगा EIR, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 17%। और आपका स्टेप 5 रहेगा LAT। LAT हाथों हाथ तुरंत बना लो फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए। ईयर 1 2 3 4 ओपनिंग, फेयर वैल्यू लिखना दैट इज 280, इंटरेस्ट एट द रेट EIR दैट इज 17%, फिर आएगा रीपेमेंट, फिर आएगा क्लोजिंग। ठीक है, तो करेंगे फटाफट। 280 इंटू 17%, ये आएगा 47.6, रीपेमेंट कुछ भी नहीं है, प्लस इक्वल टू 327.6, फिर आप लिखोगे 327.6 इंटू 17%, 55.69 प्लस इक्वल टू करोगे आपको आएगा 383.29, फिर आप बोलोगे 383.29 इंटू 17%, 65.16 प्लस इक्वल टू करोगे 448.45, फिर 448.45 इंटू 17% करोगे 76.24 प्लस इक्वल टू करोगे 524.69, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास आपका आ जाएगा। इतना ही पहुंचना चाहिए था ना यार, अप्रॉक्सीमेशन का फर्क है 1-2 रुपये का, वो एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, इधर 70 कर लेते हैं और इसको 25 कर लेते हैं, सिंपल ये अपना रेडी हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये था इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपन ने वैसे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ा नहीं है, बट वो बड़ा सिंपल है। इधर आ जाओ। चाहता क्या सिनेरियो ए, बी ऑप्ट्स फॉर कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ ईयर 1। अर्ली कन्वर्जन के लिए ऑप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अर्ली कन्वर्जन मतलब ईयर 1 के एंड पे ऑप्ट कर रहा है। कुछ नहीं, जो ईयर 1 के एंड का FL है रिवर्स करना, ईयर 1 के एंड का इक्विटी रिवर्स करना और शेयर दे देना। तो आप बोलोगे सिनेरियो 1, ईयर 1 के एंड पे कन्वर्जन की एंट्री, FL जो भी आपका डिवेंचर है डेबिट, इक्विटी जो भी आपका डिवेंचर का इक्विटी कंपोनेंट है डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। FL का अमाउंट कितना है 327.6, इक्विटी का अमाउंट रहेगा 20 रुपया, ये रहेगा 347.6। सिंपल, ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो रहा है भाई,
डजंट ऑप्ट फॉर कन्वर्जन एंड ओसीडीज आर रिडीम्ड एट मैच्योरिटी। तो सिनेरियो नंबर 2 में मैं बोलूँ ईयर 1 के एंड पे आप हर साल इंटरेस्ट बुक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू एफएल, ऐसे आप ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में बुक करोगे, और फिर ईयर 4 के एंड पे आप एक और एंट्री मारोगे, जो भी आपका एफएल है इसको आप पे कर देना टू कैश बैंक करके, जो भी अमाउंट रहेगा, और इक्विटी आपका रिवर्स हो जाएगा। दैट्स इट। अब मैं ये करने की ज़रूरत है क्या मेरे को? तुम कर लोगे ना इंटरेस्ट की एंट्री, तो यार ये वो सिनेरियो 2 तो बड़ा सिंपल है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। एक बार आप है ना आईसीआई का सोल्यूशन भी देखना प्लीज़, ताकि आपको है ना एक आध चीज़ में कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं वो क्लैरिफाई कर देता हूँ आपके लिए। प्लीज़ ध्यान देना इधर आईसीआई का सोल्यूशन में। सबसे पहले व्हेन यू सी द सोल्यूशन, हाँ इन्होंने ना फर्स्ट डे की और इंटरेस्ट की एंट्री मारी, हाँ मतलब वो मैंने पास नहीं किया सारी एंट्रीज डे वाइज, आप मारना, ठीक है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ आती है, ठीक है? मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज आरटीपी तक आए हो तो आपका टाइम वैसे ही कंस्ट्रेंट है। सिनेरियो नंबर ए के अंदर आना, जहाँ अर्ली कन्वर्जन हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया अर्ली कन्वर्जन में, सिर्फ जो एफएल वाला डिवेंचर है वो रिवर्स किया और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, ठीक है? अल्टीमेटली आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने किया एफएल रिवर्स इक्विटी रिवर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों करो, बात तो एक ही है, ठीक है? पहली चीज़। अच्छा, इसको आप कंफ्यूज मत करना, एक और कंसेप्ट होता है अर्ली सेटलमेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अर्ली कन्वर्जन अलग होता है, अर्ली सेटलमेंट अलग होता है। अर्ली सेटलमेंट में क्या होता है, हम वक्त से पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर को पे ऑफ कर देते हैं पैसा देकर, वो अलग है, ये अलग है। तो उसमें वो वाले में तो हम बांटते हैं फेयर वैल्यू वगैरह में, वो अलग है, उससे मर्ज मत करना। अर्ली कन्वर्जन में जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है एफएल रिवर्स इक्विटी रिवर्स टू कैपिटल टू प्रीमियम दे देना, बस खत्म कहानी। ये पहला। दूसरा, अगर सिनेरियो बी में वो कन्वर्जन के लिए ऑप्ट नहीं करता है, तो मैंने क्या बोला था 4 साल में हम इंटरेस्ट बुक करेंगे, इन्होंने क्यूमुलेटिव बुक कर लिया है, मतलब आलसी लोग ये हम एग्जाम में करें तो मार्क्स पूरे पूरे काटेंगे, ठीक है? इन लोग चलता है, इन लोग किया तो इन्होंने क्या किया है, 4 साल का इंटरेस्ट अलग अलग से बुक नहीं किया है, कंबाइंड अमाउंट दिखाया। बट ठीक है, वो कंसेप्ट तो हमको समझ आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? उस बात का आप ध्यान रखना। उसके अलावा नीचे एक वर्किंग नोट दिया हुआ है, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, ये एलएटी नहीं है, दिस इज नॉट एलएटी। आप बोलोगे सर एलएटी में ओपनिंग 300 ले रखा है, आप डाउट पूछोगे मेरे को, किसी से गलत लग रहा है, ये 300 ओपनिंग ले रखा है, भाई ये एलएटी नहीं है। तो ये क्या है सर? आपको पता है जब मैंने सॉल्व किया था तो मैं ये निकाल रहा था ईयर 4 के एंड पे अगर प्रिंसिपल पे करना हुआ तो कितना होगा, तो मैंने बोला था ना 300 इंटू 1.15 ये वो किया हुआ इन्होंने, ध्यान रखना। तो ये एलएटी नहीं है, ये वो अमाउंट निकाला इन्होंने, ऐसा है उनको। तो पहले क्लैरिफाई कर रहा हूं, वरना वो डाउट लेकर मत आना मेरे पास। इज दिस क्लियर टू एवरीवन माय क्यूडीज? यस। तो मुझे लगता है ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन विच आर देयर इन योर आरटीपी, ठीक है? Done. अब आते हैं इंडेक्स 24 में रिलेटेड पार्टी, क्या बोलता है सुनना। मिस्टर ए बी सी हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट 40-10-10 रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रस्ट टी। द रिमेनिंग 40% ऑफ ट्रस्ट टी इज हेल्ड बाय 20 अनरिलेटेड इन्वेस्टर्स। मतलब ए बी सी, ए का 40%, बी का 10% और सी का 10% किस में है? टी में है। तो टी का 60% इन तीनों के पास है सर, बाकी का 40% वो किसी और अलग अलग लोगों के पास है, बहुत सारे अलग लोगों के पास है वो। बाकी 40% इज हेल्ड बाय 20 अनरिलेटेड इन्वेस्टर्स। ए बी सी विश टू कंट्रोल द ट्रस्ट सो दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। अब ये तीन मिलके एक जॉइंट अरेंजमेंट बना लेते हैं ताकि वो तीनों मिलके टी को कंट्रोल कर सके। कैसे जॉइंट अरेंजमेंट बनाएंगे? तो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग होगा, मतलब तीनों मिलके कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि तीनों ने अगर यूनानिमस डिसीजन मेकिंग लिया तो अगर तीनों बोले कोई चीज़ करनी है तो करना पड़ेगा, तीनों ना बोलेंगे तो नहीं होगी वो चीज़, मतलब दे विल बी एबल टू कंट्रोल द टी, ठीक है? सो दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू एक्ट टुगेदर। इन दिस सिचुएशन अज्यूम 1% इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 वोटिंग राइट्स। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको अगले पेज पे ले जाऊंगा, मेरे को काम आएगा बाद में, ठीक है? तो मैं यहाँ कॉपी कर लिया इसको। बोलता है एस लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पी एंड पी इज अ होली ओन्ड बाय ट्रस्ट टी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेता हूँ, जगह है अपने पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 ना। बोलता है टी इज द पेरेंट ऑफ पी और पी इज द पेरेंट ऑफ एस। देखो यही बोला है ना, एस इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ पी एंड पी इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ टी। मतलब टी के पास एक सब्सिडरी है पी नाम का और पी के पास एक सब्सिडरी है एस नाम का। अब पूछता क्या सुनना, should a group of persons be disclosed as the ultimate controlling party? You know what is the meaning of ultimate controlling party? इस चेन में जो सबसे टॉप पे है उसको बोलते हैं अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी, ठीक है? तो बोलता है क्या ग्रुप ऑफ पर्संस
अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी बन सकते हैं क्या? बिकॉज वो ग्रुप ऑफ पर्संस एक एग्रीमेंट बना के साथ में एक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब मान लो एस के अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी की बात करूं तो एस का अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी क्या ये एबीसी का जॉइंट एलिमेंट हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। यही तो चेन एंडलिंग होता है ना यार। एक तरीके से ऐसा मान लो ये एबीसी एक सिंगल यूनिट है, इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट, तो मैं बोलूं ये जॉइंट अरेंजमेंट टी को कंट्रोल करता है, टी पी को कंट्रोल करता है और पी एस को कंट्रोल करता है, तो मैं बोलूं ये एस का अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी तो ये जॉइंट अरेंजमेंट ही है। तो मैं लिखूंगा अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी। सर एक ग्रुप ऑफ पर्संस भी पेरेंट हो सकते हैं क्या? हो सकता है ना भाई। कल को मान लो वो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है छोटी सी रिलायंस, उसको मैं अकेला खरीद लूं, कमाता भले 20,000 हूं बट अकेला खरीद लूं, तो मैं बनूंगा ना ओनर, मैं बनूंगा कंट्रोलिंग पार्टी। सर फालतू बात करते हो, समझ गए ना तुम लोग, यही था इसके अंदर। डन, आगे बढ़ जाते हैं। इंडेक्स टू इन्वेंट्रीज, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है सुनना। एन एंटिटी मैन्युफैक्चर्स अ इक्विपमेंट इन 3 स्टेजेस, देयर इज अ मार्केट फॉर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर ईच स्टेट, बट द एंटिटी ओनली सेल्स द कंप्लीटेड इक्विपमेंट। बेचता तो कंप्लीटेड ही है, मतलब WIP मार्केट में अलग से नहीं बिकता है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इक्विपमेंट एज एट द ईयर एंड। तो आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 दे रखा है, हर स्टेज पे कितना खर्चा लगता है वो दे रखा है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब जब वो किसी स्टेज में है तो ये सेलिंग प्राइस इज इररेलेवेंट, भाई WIP का कोई सेलिंग प्राइस नहीं होता है, सेलिंग प्राइस तो फिनिश गुड्स का होता है। फिर पूछता है अज्यूम द सेलिंग कॉस्ट ऑफ जीरो, व्हाट इज द NRV ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। बड़ा सिंपल है, सुनो मेरी बात। आपको WIP का NRV निकालने बोला है। पता है कैसे निकालते WIP का NRV? इट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं स्टेज 1 में हूं, तो मेरी NRV क्या होगी? अगर मान लो मैं स्टेज 1 में खड़ा हूं, मेरी NRV क्या होगी? सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेने का, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस है 275 माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर आप स्टेज 1 में खड़े हो ना तो आपको 2 खर्चे इंकर करने बाकी है, स्टेज 2 वाले और स्टेज 3 वाले, इसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं। तो आपको एक तो 35 इंकर करना बाकी है और एक 62 इंकर करना बाकी है। तो इससे आपको NRV मिलेगा 275 माइनस 35 माइनस 62, 178। दिस इज NRV एट स्टेज 1। तुमको समझा गया? सिर्फ NRV निकालने बोला है, ठीक है। सिमिलरली आप निकालो। अच्छा मैं एक और बात करूं, स्टेज 2 का NRV निकालो उसके पहले अपने को ये नहीं पूछा है कि इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करेंगे। अगर पूछता ना तो ध्यान रखना, WIP हो कुछ भी हो, वी विल वैल्यू एट कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर। स्टेज 1 में पता है कॉस्ट कितनी है? स्टेज 1 में कॉस्ट तो 170 है, NRV इज 178, तो वैल्यू तो आप 170 पे करोगे। बट क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट इज द NRV ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। NRV पूछा इसलिए NRV निकाल रहा हूं। अगर NRV के बाद ये बोलता कि ये बताओ कि वैल्यू किस पे करना है, तो आप बोलते कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। समझा मेरी बात? ये स्टेज 1 का हो गया। चलो मैं स्टेज 2 का बात करता हूँ अभी। इधर मैं स्टेज 2 का भी बात कर रहा हूँ, जगह है क्या बाजू में? हाँ इधर ही कर लूँ, इधर ही कर लूँ। स्टेज 2 की बात है। सबसे पहले अगेन सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, यू स्टार्ट एट 275। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इंकर करना बाकी है जो स्टेज 3 में होता है, बराबर। तो स्टेज 3 में 62 इंकर होता है, 62 इंकर करना आपका बाकी है, बराबर। तो यू विल से 275 माइनस 62, 275 माइनस 62 विच विल बी 213। दिस इज NRV एट स्टेज 2। अगेन यू विल वैल्यू एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। स्टेज 2 तक कॉस्ट है 205, स्टेज 2 तक कॉस्ट है 205, NRV है 213, हम वैल्यू तो लोअर पे करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान दिया मेरी तरफ से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तुमको चाहिए तो इसको भी मैं एक अलग पेज में कॉपी करके डाल देता हूँ ताकि आपके लिए चीजें हो जाए थोड़ी सी आसान, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी। पेस्ट, ठीक है, ये भी डन, ये भी डन। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 70। डन, बढ़िया से डन एकदम। चलो 18 पे लास्ट LDR क्वेश्चन, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे वो LDR नहीं है, ठीक है। तो मान लो लास्ट ढंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना आप। एन एंटिटी बोरोड
10 लाख स्पेसिफिकली टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज अ स्पेसिफिक बोरिंग। ये मैं नहीं बोलता हूँ, क्वेश्चन बोलता है। अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग में हमने खर्चा कब किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी समय काम चला है उतने समय का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। आई रिपीट दिस अगेन, स्पेसिफिक बोरिंग में मान लो 10 लाख का लोन लिया, खर्चा आपने पहले 1 लाख किया, 2 लाख किया, 4 लाख किया। स्पेसिफिक बोरिंग में खर्चा किस दिन पे हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, बट इंटरेस्ट पूरा कैपिटलाइज मत करना, जितने समय काम चला है। मान लो आपने स्पेसिफिक बोरिंग लिया 12 महीने के लिए, बट काम 4 महीने ही चला है, तो 4 महीने का पूरा इंटरेस्ट यू विल कैपिटलाइज। अब इसमें आप ये मत देखना, मान लो लोन 10 लाख का है तो 4 महीने में खर्चा कैसे कैसे किया, वो नहीं देखते हम स्पेसिफिक बोरिंग में, वो हम जनरल बोरिंग में देखते हैं। तुमको समझा मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ अभी। तो 10 लाख का हमने लोन लिया है to finance the cost of construction of new head office. Loan was availed on 1st May 18. Interest was payable at the rate 12% per annum up to 1st Feb 19. 1st Feb तक रेट 12% था, after which rate was revised to 13% owing to an increase. ठीक है, तो पहले 1st Feb तक रेट 12% था, उसके बाद रेट 13% हो गई। लोन का अमाउंट 10 लाख ही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग डज नॉट बिगिन अंटिल 1st दिसंबर। काम कब शुरू हो रहा है? 1st दिसंबर को। तो जिस दिन काम शुरू होता है उसी दिन योर कैपिटलाइजेशन बिगिंस। मैं यही बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो, अब लोन कब लिया है? 1st मई को, बट आप कैपिटलाइज जो इंटरेस्ट है वो 1st मई से नहीं कर सकते, क्योंकि काम दिसंबर में शुरू हुआ है ना। कमेंसमेंट कब होता है कैपिटलाइजेशन का? जब 3 कंडीशन मीट करता है, खर्चा इंकर होना चाहिए, बोरिंग कॉस्ट इंकर होना चाहिए और काम शुरू होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन दिसंबर के अंदर मीट करेगी, तो दिस इज द डेट व्हेन द कैपिटलाइजेशन बिगिंस। अब इस दिन जब मैं कैपिटलाइज करूंगा तो मैं 10 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज करूंगा। यहां मैं नहीं देखूंगा खर्चा 1 दिसंबर को कितना किया, जैन में कितना किया, फेब में कितना किया। ये बताने का मैं ट्राई कर रहा हूं आपको, समझा? ठीक है, तो 1 दिसंबर में काम शुरू हुआ विदाउट इंटरप्शन एंड एंडेड एंड अंटिल 31 मार्च 19। 4 महीने काम चला है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंटिटी इंकर्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ 1 लाख इन दिसंबर 18, 2 लाख 50 इन ईच ऑफ द मंथ्स फ्रॉम जैन टू मार्च। मैं यही कहने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा खर्चा तुमने कब कितना किया हुआ है, ठीक है। ये एक जगह काम आएगा, लेकिन वो कहाँ काम आएगा सिखाता हूँ। For simplicity purpose, it is assumed that these costs are incurred on the first day of each month. Each month, the borrowings less any amount that is to be expended for the building works in that month are reinvested and earns a interest at the rate 5%. स्पेसिफिक बोरिंग में एक और चीज़ होती है, अगर आपने टेम्पररी पर्पस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे होने वाली इनकम हम बोरिंग कॉस्ट से क्या करते हैं? लेस करते हैं। ये निकालना यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कैसे निकलेगा मैं करते करते सिखाऊंगा आपको। फॉर द ईयर एंडेड द एंटिटी incurred interest expense of 111,667 on the loan of 10 lakhs and earned this much interest। ये तो पूरे लोन का पूरे 12 महीने का या पूरे 9 महीने का जो भी है दिया हुआ है, हमको ये नहीं चाहिए। हम तो अपने हिसाब से निकालेंगे कि काम 4 महीने चला है तो हम 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 4 महीने का टेम्पररी इनकम निकालेंगे, हम अलग निकालेंगे, इसको मत कंसिडर करना, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द क्वालिफाइंग असेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। करके दिखाता हूँ, आ जाओ इधर फटाफट से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, एलडीआर मार्क कर देना, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग 1st December 18 टू 31st March 19। आप इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालो और फिर टेम्पररी इनकम निकालो। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकालेंगे सुनना, अगर मेरी रेट सेम होती तो मैं ऐसे बोलता 10 lakhs इंटू 12% इंटू सीधा 4/12, ऐसा डायरेक्टली बोलता। बट अगर आप ध्यान दोगे रेट चेंज हो गई है। पहले रेट कितनी थी भाई साहब? पहले रेट 12% थी 1st Feb तक, मतलब दिसंबर और जैन ये 2 महीने में रेट 12% थी। फिर 1st Feb से लेकर मार्च एंड तक, फेब और मार्च में रेट 13% हो गई। तो आप मंथ वाइज कर लो, बेटर रहेगा। तो कैसे करोगे आप बोलना। सबसे पहले दिसंबर में, मंथ वाइज जाओ, दिसंबर में यू विल से 10 lakhs इंटू, तभी रेट 12% थी, इंटू 1/12। मंथ वाइज जाओ, कुछ तो अमाउंट आएगा आपको। फिर आप जैन का करो 10 lakhs इंटू 12% इंटू 1/12। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे 10 lakhs इंटू 12 इंटू 2/12 भी कर सकते थे, बात तो एक ही है। फिर आप फेब में आ जाओ, लोन का अमाउंट 10 लाख ही था, इंटू 13% इंटू 1/12।
और मार्च में भी आपका हो गया 10 lakhs इंटू 13% इंटू 1/12। निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से करो। वापस बताओ, स्पेसिफिक बोरिंग में पूरे बोरिंग पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना, खर्चा कब हुआ मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यू विल से 10 lakhs इंटू 12% डिवाइड बाई 12, दिस विल बी 1 lakh, sorry not 1 lakh, this will be 10,000, 10,000, 10 lakhs into 13% divided by 12, 10,833, 10,833। तो ये आपका हो गया 41,667। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने को कैपिटलाइज करना है। आई होप यहाँ तक हो तुम लोग मेरे साथ, एकदम ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से आपको लेस करना है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट पे जो आपने इनकम कमाया वो। नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। लेस क्यों करेंगे? बोरिंग कॉस्ट से वो लेस होता है। अब ये कैसे कमाओगे सुनना। अब यहां देखना पड़ेगा आपने खर्चा कब कब कितना कितना किया है। देखो पहले लाइन पढ़ लेते। ईच मंथ द बोरिंग्स लेस एनी अमाउंट दैट इज टू बी एक्सपेंडेड फॉर द बिल्डिंग वर्क्स आर री इन्वेस्टेड। जैसे मान लो उन्होंने बोला है आपने खर्चा कैसे किया, 1 लाख दिसंबर में यूज कर लिया, 2.5 लाख ईच मंथ जैन फेब मार्च में यूज किया है। अब देखो मैं टेम्पररी इनकम कैसे निकालता हूं, दिसंबर की मैं निकालता हूं, फिर जैन फेब की आप खुद ट्राई करना। दिसंबर में आपका इनकम कितना हुआ रहेगा, तो सबसे पहले देखो दिसंबर में पैसा कितना बचा है। लोन 10 लाख का था, इसमें से 1 लाख आपने खर्चा कर दिया, तो 9 lakhs इज द यू कैन से फंड्स अवेलेबल। तुमको समझा कैसे फंड्स अवेलेबल? 10 लाख की बोरिंग थी, 1 लाख खर्चा कर दिया, 9 लाख फंड्स अवेलेबल है। इसको इस पे आप कमाने वाले हो कितना परसेंट? 5% एक महीने के लिए ऐसा। तो इससे आपको मिलेगा आपका टेम्पररी इनकम। निकालो जरा कितना आ रहा है भाई। तो मैं बोलूंगा 9 lakhs इंटू 5% डिवाइड बाई 12, 3750। चलो नेक्स्ट ईयर का ट्राई कर, नेक्स्ट मंथ का ट्राई करते हैं। जैन में आपके पास देखो अभी 9 लाख की बचा था, 9 लाख में से आपने जैन में 2.5 लाख का खर्चा इंकर कर दिया। ये मैं नहीं बोलता, क्वेश्चन ही बोल रहा है ना कि दिसंबर में 1 लाख का खर्चा किया, जैन में 2.5 लाख, फेब में 2.5 लाख, मार्च में 2.5 लाख, ऐसा। तो इट विल बी 6.5 lakhs। दिस इज नथिंग बट द फंड्स अवेलेबल इंटू 5% इंटू 1/12। तो 6,50,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 12, 2708.33। ठीक है, फिर फेब की बात करते हैं। फेब में आपके पास 6.5 lakhs था, उसमें से आपने 2.5 लाख का खर्चा इंकर कर दिया, 4 लाख बचा है इंटू 5% इंटू 1/12। तो 4 लाख इंटू 5% डिवाइड बाई 12, 166.67 ले सकते हो आप। फिर मार्च की बात करेंगे। मार्च में आपके पास 4 लाख था, उसमें से 2.5 लाख और इंकर कर लिया, बचा 1.5 लाख इंटू 5% इंटू 1/12। सो यू विल से 1.5 लाख इंटू 5% इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 625। ये आपकी चारों महीने की टेम्पररी इनकम है। तो 41,667 माइनस 3750 माइनस 2708 माइनस 1666 या 1667 माइनस 625 विच विल गिव यू 32917 अप्रॉक्स। दिस इज नथिंग बट द बोरिंग कॉस्ट विच नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आता है क्या? मैं लिखूंगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना ये, टेम्पररी इनकम वाला पार्ट अच्छा था इसके अंदर। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो कैश फ्लो को लेकर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन इन क्वेश्चन बैंक, सिमिलर इन क्वेश्चन बैंक। इसमें कुछ नहीं, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाना है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। पीएनएल दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नया नहीं है। सेम क्वेश्चन किताब में मिल जाएगा आपको। फिर आएगा इंडिया 16, ये भी सेम क्वेश्चन मिलेगा, एक्सचेंज को लेकर है, बट छोटा क्वेश्चन है, अपन साथ में फटाफट से कर लेते हैं। ए एक्सचेंजेस कार एक्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13,000, फेयर वैल्यू ऑफ 13,250। ठीक है, फॉर कैश एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,100 ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इधर ही गेम हो गया भाई। अब सुनना क्या हो रहा है। ए ने कार एक्स दिया, तो कार एक्स गया तो बोलने का टू कार एक्स। जब ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, फेयर वैल्यू काम का ही नहीं है। क्यों काम का नहीं है? देखो जो बाहर जाने वाला है वो जाएगा बाहर कैरिंग अमाउंट पे, दैट इज 13,000 पे, बुक वैल्यू पे। अब अंदर क्या आया, एक तो कैश मिला और एक कार वाई मिला।
कैश आया और कार वाई आया। जब ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस नहीं है तो इनकमिंग असेट को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एक ही प्रेफरेंस है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। मतलब इन दोनों को आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? 13,000 पे रिकॉर्ड करोगे। अब बांटे कैसे? कैश तो 150 आया तो कैश को 150 लेने का, कार वाई को टेक एज अ बैलेंसिंग फिगर 12,850। याद है मैंने आपको सिखाया था व्हेन द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, एक बात का खास ध्यान रखना, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आना चाहिए एक्सचेंज पे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाहर जाने वाला असेट कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा, जो अंदर आया वो भी कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होएगा। अब दो चीज अंदर आई तो कैश का तो वैल्यू सेम रहेगा, उसको रिकॉर्ड करो, कारवाई को बैलेंसिंग फिगर रिकॉर्ड करो। सेम क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर भी है, ठीक है। Done। यही पूछा था, स्टेट द वैल्यू एट विच कारवाई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। इसी के साथ आरटीपी जैन 26 खत्म। और मीठा मीठा प्यारा प्यारा प्यार से कह दूं तुमसे, कह दो ना सर, एक के भाई साहब। तो एक के भाई साहब तो टेंशन लेने का नहीं, फटाफट से आरटीपी को करना रिवाइज। बाद में कभी भी लगे किसी क्वेश्चन में तकलीफ है, टाइम स्टैम्प डालने की कोशिश करूंगा, या कोई भला आदमी कमेंट में रहता है टाइम स्टैम्प डालने के लिए, क्लिक करना, वो क्वेश्चन दोबारा देख लेना, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करना, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं जाने के पहले बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मेहनत में कमी मत छोड़ना। उस चीज़ में दिमाग मत लगाना कि पेपर क्या आएगा, पेपर में ट्रिकी आ गया तो, पेपर में टफ आ गया तो। टफ है सबके लिए, टफ है, इजी है सबके लिए, इजी है, वहाँ मत दिमाग लगाना, क्योंकि वहाँ एनर्जी वेस्ट करोगे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। यू फोकस ऑन व्हाट इज़ इन योर हैंड। आप जो मेहनत कर रहे हो ना, इतनी सारी, इतने महीने से, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, उसका रिटर्न चाहिए। तो आखिरी के एक महीने में, एग्ज़ाम के 1.5 दिन पहले या एग्ज़ाम के 3 घंटे में ओवर थिंकिंग करके रायता फैलाकर मत आना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ओवर थिंकिंग की वजह से पैनिक कर जाते हैं। ऐसा सुना रहेगा ना, पढ़ाई अच्छी की थी, 1.5 दिन में रिवाइज नहीं हो पाया। अच्छा, पढ़ाई अच्छी की, 1.5 दिन में रिवाइज हो पाया, एग्जाम में जाके कुछ याद नहीं आया। वो क्यों होता है? क्योंकि तुम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो। स्ट्रेस मत लो, तुम अपने मेहनत पे ध्यान दो, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और जब तुम यहाँ से ठंडे होते हो ना, चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। एंड हाँ, ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।